अभी भी मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जो नेचुरल होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ यार नेचुरल होने की एक्टिंग नहीं करनी, नेचुरल रहना है आपने। तो दोबारा के सेट से कोई इंटरेस्टिंग बात? दोबारा के सेट पे यही था कि जब हम आइसक्रीम वाला सीन शूट कर रहे थे, हदीका का कैमरा के पीछे लोग कर रहे हैं कैसे आइसक्रीम खा रही है, मैंने बोला इसलिए बना रही है तुम जैसे लोगों के लिए कि यार अब आइसक्रीम खाने का भी कोई तरीका इसको बताना पड़ेगा। OST सबके जहन में था कि हदीका जी गाएंगी और मैंने फिर हदीका जी से रिक्वेस्ट की कि अगर आप ना गाएं, क्योंकि मुझे ना इसमें मेहरुनिसा चाहिए थी, हदीका क्या नहीं चाहिए थे। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं आयज़ा खान, उनके बारे में कहती हैं कि ही ओन्स हिज टीम फ्रॉम स्पॉट बॉय टू द एक्टर, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीवन इक्वली। अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो वो कह रही हैं कि स्पॉट बॉय से लेके तमाम एक्टर्स के वो इक्वली ही ख्याल रखते हैं। और एक और बड़ी मज़े की लाइन उन्होंने बोली कि वो अपने फेवरेट हैं। हिरा मानी कहती हैं कि उनकी डायरेक्शन में सच्चाई है। जब हम उनका काम टीवी पे देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि कोई एक्ट हो रहा है, आपको लगता है कि आपके आसपास कोई चीज़ हो रही है जिसको आप देखते हैं। और अगर मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँ तो मेरे जहन में आता है नादानियाँ, एक्स्ट्राज, द मैंगो पीपल, और आजकल अगर रिसेंटली उनके डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमारे सामने आएगा सुनयारा, कश्फ, चुपके चुपके द ब्लॉकबस्टर, रमज़ान सीरियल, और आजकल हम देख रहे हैं दोबारा। तो मेरे मेहमान हैं दानिश नवाज़। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सही बोला ना, कुछ मैंने गलत तो नहीं बोला? आप जब इंट्रो नहीं थी तो मेरा फोटो बिल्कुल नहीं आया, मतलब मैं आप ही थी आ क्या? भी गया तो इट्स ओके। नहीं मैं यूं बैठा था, ये किसकी बात हो रही है? अभी हमारे किसी एडिटर और गेस्ट को भी बुलाया मैं। आपको इतनी यकीन आपने नहीं तारीफ कर दी, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। देखिए यहाँ अच्छा हम लगा। सच बोलते हैं और मैंने तो खुद कुछ नहीं बोला। मैंने देखा है होस्ट जो इंट्रो कराता है ना तो वो आर्टिस्ट को सामने वाले को यहाँ तक ले जाता है, जब इंटरव्यू शुरू होता है तो आर्टिस्ट ही हो जाता है भाई खत्म कब होगा क्योंकि वो इतने सख्त सवाल। देखिए मैंने तो खुद कुछ बोला नहीं, मैंने तो लोगों से जो आपके साथ अच्छा। काम कर चुके हैं उनसे पूछा। ठीक है, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। हम भी मिले एक दो दफा दावतों में। हाँ लेकिन खाते पीते में, अरे क्या हाल है बिल्कुल सही। और जी, उधर ही जी, दानिश साहब ने मुझे पकड़ के सुना, मुझे आपको कुछ कंप्लेंट्स है, क्या कह रही थी आप मुझसे पूछे। मैंने कहा अच्छा कौन सी? नहीं। और उसमें मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैंने रिव्यू में क्या बोला हुआ था। अच्छा। हाँ जब आपने मुझसे पूछा था, बट फिर भी खैर हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, उन्होंने मुझे जवाब दिए। नहीं मैं हसन से भी कभी कभी, मुझे हसन मिलते हैं, हसन चौधरी, तो उनसे भी मैं कभी कहता हूँ यार मुझसे पूछ लेते भाई ये वही घर है तो रिव्यू में वो कहते हैं, मैंने यार पूछ तो, हम तो एक फ़ोन दूर है, ज़्यादा दूर ठीक नहीं है, अब next लेकिन time ना मैं- वही बात है ना कि एक वो एक आपको भी हम कहने, मतलब रिव्यू का तो मज़ा ही यही है ना कि आप अपनी तरफ से जो आपने देखा है उसको इमेजिन करके अपनी बात करें, या जो नज़र आ रहा है वो बोलें, तो ये इसको नेचुरल रहना चाहिए। बिल्कुल वैसे भी हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें अब नेचुरल हो रही हैं, शुक्र है अल्लाह का, ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा ऑर्गेनिक हो रहा है। और एक ज़माने में हम नेचुरल होने की एक्टिंग करते थे, अभी भी मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जो नेचुरल होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ यार नेचुरल होने की एक्टिंग नहीं करनी, नेचुरल रहना है आपने। हाँ। वैसे मुझे लगा आपको रिव्यूअर्स से थोड़ा शिकवे शिकायत नहीं, है। नहीं, not at लेकिन all। मुझे लगता है कि देखिए रिव्यूअर्स जो होते हैं ना, और ये रिव्यू का प्रोसेस, ये भी ड्रामे की एक तरह से मार्केटिंग होती है। हाँ अब मैं कुछ कह तो सकता नहीं, पता नहीं, लगे आप आप बोले- मुझे बाहर ही बोले। ना जाने दें या बिठा बांध के रख दें। हाँ बहुत शरीफ। नहीं मैं तो रिव्यूज़ में, देखें रिव्यू हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं हमेशा से। मैं पहले भी इंटरव्यू मैंने दिया था तो मैंने कहा था यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कोई हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू और देख देख के काम सीखे हैं। जी। एक्टिंग करते करते मैंने यासिर अपने भाई को देखा, फिर असवर अली जो मैंने उनसे सीखी डायरेक्शन, और इस तरह करते करते डायरेक्शन देना शुरू की, बुक्स पढ़ी, फिर अच्छे स्क्रिप्ट्स मिले, तो अब और तो इस तरह डायरेक्शन आई है। तो अब फिर जब रिव्यू होते हैं, आप लोग करते हैं, आमना है, आप हैं, अम्मा है हमारी प्यारी सी, जब रिव्यू करती हैं तो मुझे फिर ये अच्छा लगता है उनको, वो जो गलतियाँ, फिर हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो, इम्प्रूव करें। हमारी भाभी है मोमना भाभी, वो भी अक्सर बताती हैं ड्रामा देख के कि यार ये चीज़ें तो इम्प्रूव। बेस्ट बात ये इस ड्रामा इंडस्ट्री की या आर्ट की, आर्टिस्ट की, कि आप पिकासो की पेंटिंग में भी कह सकते हैं कि यार ये अगर कलर येलो में होता ना ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि ये सबके लिए, तो हर बंदे के जिसके पास दिमाग है, सोच है, उसको हम बोलने का मौका देते हैं। वो रिव्यू में आप बता सकते हैं अपनी बात। अब तो कमेंट आते हैं, हर आदमी कोई भी कुछ कह सकता है, तो शुक्र है अल्लाह का अभी तक इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगी कि यार रिव्यू मत दो या कमेंट। कुछ लोग ब्लॉक कर देते हैं ना अपने, हमें कमेंट मत देना, हमारी तस्वीर ऐसी आएगी तो वो उनकी खैर मर्जी है। लेकिन
अच्छी बात है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू पता लगना चाहिए। आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कॉन्वर्सेशन जो हमारी और आप लोगों के दरमियान होती है। कभी कुछ एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम लोग भी कहीं गलत बोलें तो नीचे फैंस जो होते हैं ना ड्रामे के, वो हमें सही कर देते हैं अगर बहुत ज़्यादा सही है। हमारे डिसएग्री। तो इट्स अ प्रोसेस। आई थिंक एक हम चीज़ सब हमेशा जहन में रखनी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ड्रामा आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ज़रूर सोचना चाहिए ये ड्रामा है, न्यूज़ नहीं है कि ये सच है, इट्स फिक्शन, ये कहानी है। ये हम आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं। स्टोरी सुनाने का तरीका शायद आप स्टोरी सुनाएंगी तो अलग तरीके से सुनाएंगी, वही सेम जोक मैं सुनाऊंगा बिल्कुल तो हर अलग किसी तरीके का से अपना सुनाऊंगा। टच और हर किसी का। बट देखिए तारीफें भी बहुत करते हैं हम। हाँ, तारीफ भी करते हैं। देखिए उसकी भी तो बात करें ना। वो होता है ना कि एक नहीं नहीं देखिए 4 तारीफों के फुल point से खाना खाने के मैं- बाद डाइट कोल्ड ड्रिंक जरा है, बर्गर खाया, अब जरा प्लीज एक ग्रीन टी ले आइएगा जरा। दोबारा की स्क्रिप्ट में जी जी। क्या चीज़ आपको इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कोई 2 पॉइंट्स ऐसे आपको लगे कि आपने कहा यार ये मैंने डायरेक्ट करना है? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब ड्रामा डायरेक्ट करता हूं या एक्ट करता हूं, मेरा मकसद यही होता है अगर कॉमेडी ड्रामा है तो लोग एंटरटेन हो, ठीक है। और सीरियस है तो थोड़ा सा उनको सबक भी मिले, कुछ सोचने का मौका मिले कुछ। तो दोबारा था, ख़ास भी सरवत नज़ीर का ही स्क्रिप्ट था, और कश्फ था या सुन यारा, जो भी है, इश्तमाशा भी फिक्शनल था और बहुत मज़े की कहानी थी उसकी, मिसबा नौशीन ने लिखी थी। अच्छा, तो ये जो ड्रामे होते हैं दोबारा, तो इसमें कोई मकसद है ड्रामे का, एक सोच है। आप ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब मैं ख़ास ड्रामा डायरेक्ट करा था तो कई फ़ोन मुझे आए, और मुझे दोस्तों के भी थे और कुछ फ्रेंड्स की बेगमात, वो मुझे उन्होंने कहा कि दानिश भाई हम बिठा के दिखाते हैं इनको ड्रामा कि ख़ास देखें आप। और ख़ास में बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो हस्बैंड को नहीं पता होता, अनजाने में वो अपनी बेगम का एक मजाक उड़ा देते हैं, जोक्स करते हैं। अब उस पर क्या गुजर रही है, जब महफिल में एक उसकी बीवी पे जोक होता है और लगता है बंदे को यार ये तो कोई रिएक्ट नहीं करती है, कुछ नहीं करती, या हम बताते हैं कि यार ये ड्रेस तुम पे सूट नहीं कर रहा है, या ये हील्स क्यों पहन ली, पब्लिकली करते हैं, या उसके मर्जी का ड्रेस उसको पहनने नहीं देते। एक तो लड़की खुद पूछती ना, हाँ ये पहनूं या ये, वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन जब वो अपने शौक से खरीद के आती है और आप कहते हैं नहीं यार ये क्या तुमने पहने, वो चीज़ें थी उसमें बड़ी हाईलाइट हुई थी कि वो बंदा जो था वो खुद परस्त, अपने आप को बहुत पसंद करता था, और वो बेगम को बड़ा लाइट लेता था। तो मेरे काफ़ी लोगों ने, दोस्तों ने या उनकी बेगमात वगैरह मुझे मिलते थे तो कहते थे कि यार हम ड्रामा देख के चेंज हुए हैं। और एक बंदे ने मुझे ख़ास फ़ोन किया कि दानिश भाई मेरी बेगम अभी गई हुई है, मैंने उसको फ़ोन करके कहा है कि अब तुम आओगी ना तो तुम मुझे बिल्कुल डिफरेंट हस्बैंड पाओगी। तो मुझे लगा कि यार अगर 2 लोग भी ठीक हो रहे हैं, यानी उनकी नेचर थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो यार इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है। इसी तरह दोबारा में भी एक मीनिंगफुल स्टोरी है, कहानी है, एक उसमें एक वजह है कहानी की, एग्जीक्यूशन या उसकी स्टोरी टेलिंग। ज़ाहिर है हमें एक ड्रामा बनाना होता है 20-22 किस्तों का, डिफरेंट स्टोरीज डालते हैं, कहानी बनाते हैं, तो हो सकता है कि सारी चीज़ें आपकी पसंद की ना हो, लेकिन सो गोइंग, मतलब जो मुझे नज़र आ रहा था ट्रेंड वो ये कि कंफर्म आप जब उठा रहे हैं स्क्रिप्ट तो आपका एक पर्पस ये भी है कि एंटरटेन तो करना ही करना है, लेकिन कुछ मैसेज भी हो, कुछ लोगों को, हज़ारों नहीं तो चलो 100 लोगों का दिमाग चेंज हो जाए, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, तो ये आप ये और छोटी छोटी चीज़ें मैं डालता हूँ, जैसे गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट। हम देखते हैं जब एक ब्रांड बड़े से बड़ा एक्टर लेके आके अपना एक प्रोडक्ट सेल कराता है, तो हम अपने एक्टर्स के साथ छोटी छोटी चीज़ें, एक सोशल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर क्यों नहीं हम करते, जैसे सीट बेल्ट बांधना है या आप नमाज़ पढ़ना, या अब उस पर भी लोग एतराज़ कर देते हैं नमाज की, लेकिन ये है कि हमारा एक मकसद है कि यार चलो यार कुछ नजर, मैं तो बड़े फेवर में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक्शन सामने नजर तो आता है, इट्स अ रिमाइंडर। एंड जो लोग आउटसाइड पाकिस्तान देख रहे हैं, मुझे हमेशा से कंप्लेन रही थी, आई एम सो ग्लैड कि अब आप लोग, आपका ड्रामा भी कर रहे हैं और बहुत से ड्रामे भी अब ये कुछ दिखा रहे हैं कि कैसे रिलीजन प्रैक्टिस होता है, कुछ तो दिखाए ना। पहले तो कुछ भी नहीं, बीच में एक टाइम आया था कुछ नहीं दिखा रहे थे। तो जो अब तो मार्केट इंटरनेशनल बहुत बड़ी है पाकिस्तानी ड्रामों की, तो वो लोग देख रहे हैं, तो वो लोग भी सीख रहे हैं, लोगों को दिखाना चाहिए। हाँ, दिखाना चाहिए, अच्छी बात है। दोबारा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मेन मैसेज है दोबारा का? मेन मैसेज यही है कि भाई सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, और हम जैसे करते ना कि यार ये बेवा है या ये या अब इसके बच्चे हैं, अब इसकी ज़िंदगी बस ओके थैंक यू वेरी मच हो गई, अब ये कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब हमें मज़हब भी इजाज़त देता है और हमारी खुद की एज भी इस तरह की इजाज़त दे रही है, या पार्टनर की किसको ज़रूरत नहीं होती,
ओके तो एक ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले हैं हम लोग उसमें, और कि अपनी मर्जी किसी की दूसरी की पूरी ज़िंदगी पे मुसलत करना। सो इट्स नॉट अबाउट के एज डिफरेंस औरत और मर्द में, इट्स मोस्टली अबाउट के दोनों है ना, दोनों है ना। हम देखें, जब एक बहुत बड़ी उम्र का आदमी जब एक यंग लड़की से शादी करता है तो कोई कुछ नहीं कहता। दोबारा का एक डायलॉग भी था ना कि अगर वो कहते हैं ना कि अब अब्बा को मरे हुए अभी 12 महीने ही हुए हैं, 1 साल हुआ है, और आपने अभी से शादी का सोचा। कहती है कि तुम्हारा मैं मर जाती हूँ तो तुम अपने बाप की शादी खुद करवाते हैं, कि अब वो आप शादी तो कर ले 3 महीने में शादी कर हाँ एग्जैक्टली। तो ये इसी तरह हम जब अम्मा की बारी आती है तो लोग अजीब इतना एज डिफरेंस क्यों है दोनों के दरमियान? किन दोनों के दरमियान? माहिर और मेहरू के दरमियान तो ऑलमोस्ट हाफ हर एज, राइट? करेक्ट, मैं सही कह रही हूँ? वो कहता है ना, अफान भी कहता है, वो भी कहती है कि अपने बेटे की एज के लड़के से आप शादी करने जाएंगे। नजर भी आ रहा है आपको। हाँ, तो वो बहुत अनरियलिस्टिक नहीं है? थोड़ा सा कम करते, 10 साल दिखा देते या 6 साल दिखा देते। वो तो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो कोई एकदम एक दूसरे से प्यार थोड़ी कर रहे हैं ना ही, अभी तक शादी हुई है उनकी। तो आप सोच रही है ना ये किस तरह। देखे ना, अब क्या है, आपको बिलाल लग रहा है छोटा, शेख साहब लग रहे हैं बड़े। आई मीन सॉरी, मैं कैरेक्टर का नाम दूं तो बेटर है। माहिर आपको छोटा लग रहा है, इब्तिसाम आपको बड़ा लग रहा है। अब आप ऐसा करें, आप लें पेन पेपर और आप मेहरुनिसा को जो ना बताएं कि तुम जिंदगी ऐसे जियो। सुनो, ये बड़ा है, ये इसको छोड़ो, तुम होना चाहिए मेरे ख्याल से ये करो। या उसकी अपनी लाइफ है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है किसी लड़के के साथ। मुझे सुना रहे हैं प्यार से कि आप भी वही कर रही हैं, आप भी वही कर रही हैं। एग्जैक्टली, हम वही कर, हम सब पुप्पी हैं। हम सब कहते हैं कि ओहो इसने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों। भाई आप अपने ऊपर देख लें तो शायद आप कुछ ज़िंदगी में करते हैं, आप उसकी ज़िंदगी को छोड़ें। तो एज डिफरेंस ऐसे नहीं हुआ कि दोनों प्यार में पड़ गए या दोनों की एकदम शादी हो रही है। ये तो अभी एक दोस्ती है, उसने उसको प्रपोज किया, उसको बहुत बुरा लगा कि यार ये क्या बात है, उसने तो सोचा ही नहीं है। बिल्कुल उसने और उसने उसको रिजेक्ट, स्ट्रांगली रिजेक्ट किया उसने नहीं सोचा भी ये बात। तो ये सवाल पूछने का इस डिफरेंस का सिर्फ मकसद ये था कि अगर थोड़ा कम होता तो वो ऐसे तमाम लोग, जैसे आप भी कह रहे हैं ना, खास से कितने लोगों का जहन चेंज हुआ, तो एक्सेप्टेबिलिटी और रियलिस्टिकली इम्पैक्ट जरा सा थोड़ा बेहतर हो जाता। ये था वो, हम मेहरू को नहीं बोल रहे कि नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक 10 साल स्टिल सोसाइटी में हम आहिस्ता आहिस्ता आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली शादी दिखा रहे हैं कि इतनी भी हो सकती है, आप कम कर लें। माहिर साहब बहुत क्लियर है, मौजज़ा मोहब्बत खजाना प्रोसेस अभी नहीं है। माहिर ग्रे है ना कैरेक्टर, वो कैरेक्टर ग्रे है। और जो ड्रामे, हमारे इस ड्रामे में मोस्टली कैरेक्टर्स प्रॉपर विलन नहीं है और प्रॉपर बिल्कुल ही फरिश्ते नहीं है। ज़मीर को भी आप कहेंगे, ज़मीर के कैरेक्टर को भी आप कहेंगे वो प्रॉपर विलन नहीं है? प्रॉपर विलन नहीं है ना, अभी इसकी स्टोरी अनफोल्ड होगी। अभी देखें, वो बिजनेस, एक बिजनेस में वो आके बैठा, एक जस्टिफिकेशन है उसके, ये बिजनेस को रॉब करने की। आप आगे एक बिजनेस में आके वो बैठा, ठीक है, उसने देखा है मेरा बिजनेस भी वीक जा रहा है, इनकी तो अपनी सेट है जिंदगी, तो थोड़ी सी उसने एक चीटिंग की। तो करते हैं लोग, नहीं लोग तो करते हैं, बिल्कुल होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जस्टिफाइड है, जस्टिफाई नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, ग्रे कैरेक्टर्स हैं ये, कोई भी भरपूर फरिश्ता नहीं है, कोई भी बिल्कुल ही वो नहीं है। तो कैरेक्टर, ये हमारे कैरेक्टर ज़िंदगी से, अब बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो अपनी छोटी, आप देखें ना, एक बहुत ही नेक आदमी होगा, उसने अपनी जो है ना लॉन थोड़ा सा 2 फीट ज़्यादा बड़ा कर दिया होगा, उसको कोई ज़रूरत है 2 फीट बड़े लॉन की, लेकिन है तो चोरी ना, कोई नहीं कहता उसको। अब आप उसको बोले यार, उसको हर बंदा यूँ देखे कि चोर है, चोर है, कोई नहीं कहता। उसने एक्स्ट्रा लैंड ग्रैब की हुई है और ये नुकसान है उसके लिए आगे जाके, उसको नहीं पता लगती ये बात। वो कहता है इतनी सी तो है, इतनी सी तो चोरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ज़मीर की फिलॉसफी, साइकोलॉजिकल हमें एक्सप्लेनेशन दी है, उसको नहीं समझ में। अच्छा, आपके जितने कैरेक्टर्स में देख रहे हैं, जैसे अगर हम माहिर को लें, हम मेहरू को लें, हम फुप्पो का कैरेक्टर लें, मैं बहुत यूँ बैठा हूँ, मैं ज़रा, अब मैं आपसे ऐसे बात करूँ। क्यों? नहीं वैसे आप नाराज हो गए जब तो वो करके बैठ रहे? मुसलसल यूँ बैठ के ना मुझे लगा था जैसे नहीं लड़कियाँ स्कूटर पे ऐसे करके बैठी होती, ऐसे बैठा हूँ। आप यूँ क्यों नहीं बैठी मेरे सामने? हाँ भाई क्या हाल है, कैसी है? यूँ बैठ जाओ, चलो ठीक है, ऐसे मोड़ लें और इस तरफ पे। अच्छा, अब सही है? हाँ बताएं। सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन व्हिच वाज कि मेहरू को देखें आप, मेहरू को देखें, माहिर को देखें, फुप्पो को, इन लोगों की जो स्टाइलिंग है वो बड़ी स्पेसिफिक है। तो उसके पीछे क्या जहन में आपके चल रहा था, कैसे आपने क्या, क्योंकि इवन फुप्पो जो है वो
आप देखें तो वो हर वक्त शलवार कमीज नहीं पहनी उनको हाँ। आपने, बिकॉज वो बाहर से Trouser, t-shirt आपने और उनको सर मिक्स पे रखा दुपट्टा, हुआ जी, है। जी, सो जी। एंड आई एम लविंग दिस, क्योंकि वो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी का हमें समझने के लिए। तो ये कैसे आपने डिज़ाइन किया, इसमें आपका कितना हाथ था, कैरेक्टर में ऐसे स्क्रिप्ट में ऐसे लिखे हुए थे, एक्टर्स की कितनी इनपुट थी, अगर आप शेयर कर सकें कुछ भी। एक्चुअली जब ड्रामा बनता है, एक्टर कास्ट होने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कर लेते हैं, और कास्ट में भी ऑप्शंस आते हैं एग्जैक्ट। कभी भी किसी भी ड्रामे की कास्ट ये नहीं होता कि यार यही है। हाँ, कुछ ड्रामों में होता है, लेकिन अगर वो अग्री कर जाए, वरना ऑप्शंस तो हमेशा होते हैं। बिल्कुल। तो जब ये ड्रामा तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर हमारा पूरा हम टीवी का एक डिपार्टमेंट है, एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, कंटेंट डिपार्टमेंट है, और स्क्रिप्ट सरवत नज़ीर का था। फिर वो कंटेंट में जाता है सायरा गुलाम नबी के पास। वहाँ पे हम डिस्कशंस करते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिस तरह होता है। फिर क्रिएटिव डिपार्टमेंट की जो हमारी हेड है रबाब हाशिम, उनसे वार्डरोब डिस्कस होता है कैरेक्टर के हिसाब से कि यार कौन से कैरेक्टर में किस तरह, अगर ये कनाडा से आई हैं थोड़ी बार रफ़ होती होंगी, किस तरह की ड्रेस पहनते होंगे कनाडा में, उनकी बूट्स कैसे होंगे, ये क्या होगा। फिर पाकिस्तान का एक अपना कल्चर है, जब वो आई हैं तो इस तरह होंगी। तो इस तरह पूरा हम पहले डिज़ाइन डिस्कस करके क्योंकि राइटर मुझे के लगा साथ। ये रिसेंटली 2 सालों में 2-3 सालों में ये ज़्यादा हुआ है, पहले इतना नहीं होता था। अब हमारे ड्रामों में, कुछ ड्रामों में तो बहुत स्पेसिफिक, जैसे दोबारा में मुझे बहुत फील हुआ है कि एक खास किस्म की स्टाइलिंग ड्रेसिंग हुई है, जिससे जैसे माहिर का कैरेक्टर ले, हाँ, माहिर का अब दिखाया ना कि वो रफ लड़का है, उसके घर में इतनी केयर नहीं है, तो वो या उसको वो थोड़ा स्पोर्ट्स में है, टेनिस भी खेलता है, तो ट्राउजर टी और शर्ट थोड़ी उसकी जो वो उस तरह की और रफ नेचर है, वो लुक है उसकी उसकी। जो शुरू की उसने शर्ट्स पहनी हुई है स्टाइल, वो उससे एक उसका थोड़ा सा वो नॉन सीरियस Yes, या yes. उसकी परफॉर्मेंसेस में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो बस बात करता है ज़्यादा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि यार एक्टिंग ना की जाए, एक नेचुरल तरीके से बात की जाए। फिर इब्तिसाम का कैरेक्टर जब वो आते हैं तो एक डिफरेंट होते हैं, फिर यहाँ आके वो कलरफुल कपड़े पहनना शुरू, वो तो लाइट मूड कैरेक्टर है उनका, और वो भी ग्रे है, वो इतना वो मेहरुजा शादी करना चाहते भी हैं और डरते भी हैं कि यार वो स्पोर्ट्स भी है, भागती दौड़ती चीज़ें मैं कैसे करूँगा। तो और वो फिर पुप्पी को अपनी जो उनकी भाभी हैं उनको मना भी करते हैं कि यार आप इतना क्यों खिलाफ कर रही हैं बच्चों को, स्वीट कैरेक्टर्स हैं, असली हैं। ट्रू। और मेहरू के कपड़ों का भी मैं देख रही हूँ, बड़ा उन्होंने आपने स्पेसिफिक दिखाया अभी कि वो पहले उसको किस तरह स्टाइल किया हुआ है, साड़ी एंड एवरीथिंग, और अब आप देख वो तो ड्रामे का हिस्सा है वो पूरा ना। तो स्क्रिप्ट में भी ऐसी लिखा स्क्रिप्ट में है ये कि वो चेंज हो गया, उसकी उनको wardrobe ऐसे। उसको वो साड़ी वगैरह पहना के रखते थे और अपनी मर्जी से हर चीज़ उसके ऊपर मुसल्लत करते थे, और वो जो चाहती थी वो सब रिजेक्ट होती थी चीज़ें। नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है जब अब उसको फ्रीडम मिला है तो वो अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहती है जो वो पहनना चाहती थी हमेशा से। तो वो इस तरह अब अपने स्टाइल, बाल उसने अब बाल नहीं बांधती है वो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भर उसको, जब उसकी हिदायतुल्लाह की डेथ हुई थी तो सबसे पहले उसने अपने बाल ही खोले थे, उसको उसी से एक आज़ादी मिली थी। बात ये होता है कि आप बेशक सोने के पिंजरे में हो, लेकिन हैं आप पिंजरे में। तो अब लाइफ पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर, वो आपका बॉस नहीं होता है जो आपके ऊपर कंट्रोल करे, या आप वैसे जिए जैसा मैं चाहता हूँ। क्यों भाई? तो इसलिए वो अब अपने आप को आज़ाद फील करिए। लेकिन अब तो कहानी काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पे आ गई है, जैसे बच्चों के लिए भी हार्ड होता है कि अम्मा का शादी करना, और ये होगा किस तरह वो बच्चे उसको हैंडल करेंगे, चीज़ें होंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होंगी। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू एंड स्क्रिप्ट सरवत नज़ीर साहिबा एंड पूरी कंटेंट टीम जिनका भी आपने जिक्र किया है कि आप लोगों ने इतनी छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा है, जिससे हमें कैरेक्टर्स, मुझे लगता है हम ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है। जैसे इतनी सी बात आपने बोली कि पहले बाल बिल्कुल बंद थे, अब हम एक दफ़ा भी उसके बाल सच बहुत कम, आई थी एक या दो, हाँ बिल्कुल, उसकी जूड़ा चोटी सख्त नहीं है, ओवरऑल उसके खुले हुए बाल हैं, ये बड़ी छोटी चीज़ है, बट आई थिंक जब हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे आप लोगों को पकड़ते हैं गलती पे, तो हमें ये अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि उससे कंटेंट और कैरेक्टराइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है। माहिर का जो उसने शर्ट्स पहनी हुई है और अब उसका जो हुलिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, विच इज़ वो गली का एक लड़का है जिसको कुछ नहीं पता, तो ये बड़ा, और उसका एक इमेज हमारे जहन में आपने बिठा दिया है। सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट कि आप लोग इतनी छोटी डिटेल्स में ये कर रहे हैं। बिलाल ने वेट लूज़ किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसको वो एज डिफरेंस को ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए फ़र्क लग रहा है एज कम्पेयर टू हम उनके अगर रीसेंट प्रोजेक्ट्स देखें। बिलाल ने बाल अपने थोड़े बड़े किए, एक्टिंग का मेथड थोड़ा उनका डिफरेंट था। और आप एक्सप्लेन करेंगे क्या डिफरेंट था? नहीं, जैसे उनके बकाया प्रोजेक्ट में थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर उसका था, तो उसमें जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल
अलग थी और इसमें बहुत ही नेचुरल तरीके से बिलाल ने परफॉर्म किया है। बिलाल इज़ अ गुड एक्टर के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी है। Okay. और हमने इतना अरसा काम किया तो बहुत मैंने बड़ा इन्जॉय किया, क्योंकि आजकल के जो हमारे साथ यंग ये जो लॉट काम करती है ना, बड़ी वो पैशनेट है काम के साथ और वो बड़ा पूरा टाइम देते हैं। Okay. फिर हम डिस्कस करते हैं सीन से पहले। हमारे सीन अगर आपको नेचुरल लगते हैं तो इसलिए नहीं होते कि वो हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा रीडिंग करें। हम पहले सीन दे Okay. देते हैं सबको, ठीक है। वो मेकअप रूम वगैरह में पढ़ लेते हैं, फिर हम सेट पे आके हम करते हैं कि हाँ जी किस तरह रिहर्सल्स आप लोग काफी कर रिहर्सल्स रहे हैं करते हैं, रीडिंग करते हैं, सीन को बार कि वो बार बंदा समझते उसको हैं। वो उस पार्ट उस पूरे प्रोसेस का पार्ट उस सीन का पार्ट बन जाता है। वो पहली मेरी दफा कोशिश ये होती है कि स्क्रिप्ट ना चेंज हो जो लिखा है, क्योंकि जो एक्टर अपनी लाइंस बोलते हैं ना जब तो वो कैरेक्टर नहीं रहते, एक्टर रहते हैं वो फिर वो खुद होते हैं। जब वो स्क्रिप्ट बोलते हैं तो वो कैरेक्टर रहते हैं, वो फिर वो ड्रामा का जो लिखा हुआ कैरेक्टर है वो रहते हैं। तो इसलिए हम बार बार लाइंस करते हैं, इसलिए नहीं कि याद हो, इसलिए कि वो इतनी रवानगी से बोलें कि ये यही बोल रहा है। ये आपने कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली है। लोगों को लग रहा है कि वो रिहर्सल इसलिए हो कि शायद एक टाइप के लोगों को लग भी सकता है, जैसे मैं उसमें शामिल हूँ क्योंकि आपको आदत हो जाए, बट आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि वो इतनी रवानी से बोले कि वो लगे कि ये इसी की यही line है, बोल रहे हैं, क्योंकि वो फिर वो एक्ट ना लगे, वो लगे कि हाँ यार, क्योंकि वो जितनी रवानी होती है उतना आपको उतना लगता है ये आपको आपकी लगता चीज़ है। एग्जैक्टली। और वो याद करने से, रट्टा लगाने से वो थोड़ा सा वो वीक हो जाती है कि हाँ यार, क्योंकि लाइफ तो नहीं है, कट तो होता है कैमरा, अगर आप भूल जाओगे मैं फिर बता दूंगा, लेकिन वो ज़्यादा याद करने से, वन गो में करने से सीन को, अक्सर एक्टर्स कहते हैं यार इसको छोटा छोटा करके कर लें, तो मैं कहता हूँ कि यार ये नेचुरल ख़त्म हो जाएगा अगर आपने इसको कट टू कट किया ना, तो आपने क्या बोला मैंने क्या जवाब दिया, तो वो तो हो जाएगा स्क्रीन पे, लेकिन वो लगेगा नहीं कि यार ये सच्चाई है इसकी बात में, वो सच्चाई नहीं लगेगी जब तक आप उसको। कास्टिंग के प्रोसेस पे अगर हम आए तो क्यों आपने इन सबको, ये जो एक्टर्स हैं इनको इस रोल के लिए, व्हाट मेड यू सेलेक्ट देम? देखिए, नुमान एजाज के बच्चे लगना और हदीका के बच्चे लगना थोड़ा सा ना था ट्रिकी, कि जैसे क्योंकि हदीका को इस तरह दिखाना था कि वो बहुत बड़ी भी ना लगें, है भी नहीं, और वो बच्चे भी उनके लगें, तो नुमान एजाज के बच्चे। अच्छा, फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा यार नुमान एजाज की एज आपने कम दिखाई है, एक सवाल। मैं आपको बताऊं कि यार हमें बेस्ट एक्टर चाहिए होता है, ठीक है जी। तो अच्छे एक्टर के लिए अगर मतलब जाहिर है अब मैं या तो वेट करूं यार कि थोड़ी कि एज मैच करूं या अच्छा एक्टर करूं, आप मुझे बताएं कि अच्छा एक्टर आप देखना चाहते हैं या आप कहते हैं कि नहीं ये 20 साल का ही लड़का हमें चाहिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम बताते हैं कि यार इसकी ये एज है परफॉर्मेंस में। और तो जो अफान का कैरेक्टर उसामा ने किया, बड़ा अच्छा लड़का है वो, तो उसामा आप देखेंगे थोड़ा सा नुमान भाई जैसा है, और उसका स्टाइल, उसकी बात करने का, उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की थोड़ी सी रखी। माहीन उसकी बिल्कुल बहन लगती है, और ये दोनों बच्चे ऐसे लगते हैं कि जैसे अम्मा के साथ लड़ेंगे, ये लड़ सकते हैं, हाँ लड़ सकते हैं ये लोग, तो इस तरह का रखा था हमने। बिलाल हमें एक ऐसा लड़का चाहिए था जो जिसकी ट्रांजिशन बड़ी फ़र्क आए, पहले और बाद में वो आएगी इंशाल्लाह, तो ये सोच के हम कास्टिंग करते हैं। अच्छा, सकीना आपा का बड़ा वो था कि सकीना आपा ने काम इतना ज़्यादा वो करती नहीं है, कम किया आजकल, शायद हमसे अब शुरू हो जाएगा ज़्यादा आई डोंट नो, लेकिन ये कि अब तक नहीं करें, तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा मुख्तलिफ स्क्रीन पे। और आपा बहुत ही क्यूटली उन्होंने परफॉर्म किया है कि वो इतनी वो बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं लग रही कि बंदा उलझन में आए, उनको देख के मजा आता है, उनको देख के अच्छा भी लगता है, लेकिन वो है नेगेटिव, प्रॉपर पुप्पो है। दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ स्क्रिप्ट और आपकी डायरेक्शन और उनकी परफॉर्मेंस तीनों का। और फिर सरवत नज़ीर का स्क्रिप्ट बहुत प्यारा होता है, अच्छा होता है, कोई मकसद होता है उस स्क्रिप्ट का, तो मुझे उनके साथ काम करके भी अच्छा लगता है, ख़ास में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। अच्छा, OST यूजुअली जब होता है जैसे इश्क़ लामे आज़ान खुद ही गा रहे हैं, अभी संगे माँ में आतिफ ने, यहाँ पे हदीका ने नहीं, हम नहीं सुन रहे हदीका जी, तो वजह कोई थी, कोई ऐसी मुझे लगा, तो मैंने कहा पूछूं आपसे, इंटरेस्टिंग मुझे ये लगी थी। सबके जहन में था कि हदीका जी गाएंगी, और मैंने फिर हदीका जी से रिक्वेस्ट की कि अगर आप ना गाएं, क्योंकि मुझे ना इसमें मेहरुनिसा चाहिए थी, हदीका क्यानी नहीं चाहिए था, तो क्योंकि वो OST जब हदीका जी भी गाती हैं और हदीका जी एक्टिंग भी कर रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा
आपको लगता है वो आवाज़ पीछे मुझे सुन लगता के है आ कि रही होती तो लोग हदीका सोचते हैं, हदीका मेहरू नहीं सोचते। नज़र आती उसमें, और हदीका जी का ज़रा स्टाइल है वो वाला। तो मुझे लगा था कि यार मुझे मेहरुनिसा की कहानी दिखानी है, तो इसलिए कि हमने शुजा हैदर ने किया, कंपोजिशन उनकी है, फिर सहर गुल से गवाया। डिस्कशन हुई बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन गाना है। हाउस के साथ भी, और महेश, शुजा, मैं, हम लोग सब डिस्कस किया कि यार, तो फिर लगा कि हाँ यार, फिर मैंने हदीका जी से रिक्वेस्ट की कि बॉस। मैंने सुना उन्होंने गा लिया था, पूरा रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ, उन्होंने गा लिया था, ऐसा पूरा रिकॉर्ड नहीं किया था, बस एक हल्का फुल्का। बट ये भी बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात आपका है, पॉइंट she's- समझा। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है हदीका जी आपके बड़ी जो का है। पॉजिटिव है वैसे इस मामले में। आई लाइक दिस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वाकई हम जब सुन रहे होते तो हमें आवाज़ तो हदीका की, हमें पता है हदीका क्या है, तो हम सोचते कि हदीका। हाँ, वो नज़र आती ना उसमें, जब उनके बैकग्राउंड में वो गाना चलता तो वो हदीका जी नज़र आती। इसमें चैलेंज क्या था आपको? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मुझे अब तक बड़ी अच्छी बात लग रही है दोबारा की, वो ये कि आपने हदीका क्या, जो मेहरू का कैरेक्टर है, उसकी ना डिग्निटी को कहीं गिरने नहीं दिया है Exactly. आपने, उसकी वो डेस्परेशन नहीं दिखाई है, ओ कि उसको एक वो बस शादी करना चाहती है, एक प्रोसेस से आप गुजार रहे हैं। और वो जो औरत की सेंसिटिविटी या रिस्पेक्ट थी, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्शियस थी, वो आपने बड़ी प्रिजर्व की है। तो आपके लिए ये था आपके जहन में जब ये आप डायरेक्ट कर रहे थे, स्क्रिप्ट आया कि मुझे ये मेंटेन करना है, या स्क्रिप्ट में पहले से ही सब हैंडल था, आपने कुछ चेंज किया? ये चैलेंज क्या था? चैलेंज यही था ना कि देखें, यही एक बारीक पॉइंट था कि आप जितने भी सीन मेहरू और माहिर के देखेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि दोनों एक दूसरे का रोमांस कर रहे हैं, या अगर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, या गेम खेल रहे हैं, या पार्क में मिल रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में हालांकि इतना सा ही जेस्चर होता है कि थोड़ा सा यूँ कर देते हैं तो आप लगता है कि यार कुछ सोच रहा है ये, तो वो वो भी चीज़ें नहीं बिल्कुल दिखाई आपने। नहीं दिखाया, बिल्कुल नॉर्मल रखा कि एक दोस्त की तरह दोनों एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और यही मेंटेन करना एक थोड़ा सा मुश्किल था कि किसी को भी कहीं से ये ना लगे, ना हमारे व्यूअर्स को, ना इन दोनों को आपस में कोई भी सिग्नल जाए छोटा सा, कि जब वो हाथ भी मिलाता है तो कहता है ओ सॉरी मेरे हाथ गंदे होंगे, ज़रा यूँ गोच के फिर उससे हाथ मिलाता है। तो ये स्क्रिप्ट में लिखा था कि ये आपने खुद किया ये वाला? नहीं, तो हाँ ज़ाहिर है खुद ही करते हैं, तो इनको इसी तरह ही रखना कि यार एक कोई ऐसी कोई नहीं है दोनों में अंडरस्टैंडिंग इस किस्म की, अभी तक दोस्ती है, चीज़ें हैं, फिर आगे जाके किस तरह ज़िंदगी चेंज होगी, मोहब्बत, शादी, या नहीं होगी? देखें अब क्या होता है, मैं भी देख रहा हूँ आपके साथ। उम्मीद दे दें हमें कोई। दुनिया में कभी भी किसी से अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि फिर ये उसके तो बाद आपने जब ये तो दिल तोड़ दिया आपने उसके मेरे। बाद जब धोखा मिलता है तो ज़्यादा दुख होता है। ये कोई कहानी है आपकी इसके पीछे भी? आपकी कहानी नहीं है ऐसे इसके ही बोलो, पीछे? मेरी कहानी तो नहीं है। जब आप स्क्रिप्ट देख रहे होते हैं, कभी कभी जहन में आता है कि स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ चेंज करें, जैसे इसमें कि ये क्यों नहीं दिखा सकते थे कि नेचुरली वो मोहब्बत में इंटरेस्टेड हो जाते एक दूसरे से, बजाय इसके कि हम माहिर का एक ये ग्रेनेस दिखाएं, या ये कि उसको काइंड ऑफ उसको हमने कॉर्नर में कर दिया है कि वो कह रहे मेरे पास और कोई, वैसे तो वो जाके मजदूरी करके, जो मैं कहती रहती हूँ कि माहिर को चाहिए जाए, वो करता है बेचारा, ईमेल करता रहता है अलग अलग कंपनियों में, तो भाई जाके किसी दुकान पे नौकरी कर ले पैसे कमाने के लिए, कहीं करता है, मजदूरी ट्राई कर जा रहा है ले, उस लेकिन बंदे ने। नहीं वो नहीं करेगा, वो हाँ। कंप्लेन करता रहेगा कि वो कह रहा है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं जाके Exactly. मेहनत करके रोटी नहीं कमाऊंगा, लेकिन मैं इससे शादी करके खजाना ले लूंगा, जो कि इंटेंशन उसकी बुरी नहीं है शायद, हमें नहीं पता। तो ये हम ये क्यों नहीं दिखा सकते थे? अगर हमें चेंज ही लाना है सोसाइटी में, ये तो आप मानेंगे ना कि इसका मकसद है इस ड्रामे का, Exactly. कि वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहा है, या उस कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइज कर रहा है कि एज गैप इज ओके, अगर बड़ी उम्र की औरत है और छोटी उम्र का लड़का है तो इट इज़ ओके, इट शुड बी एक्सेप्टेबल। तो उसको हम थोड़ा सा नेचुरल उसमें क्यों नहीं, ये ख्याल आया आपको स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कहीं? नहीं, ये डिस्कशन हुई या देखें नहीं? जो स्टोरी है ना, कहानी, वो यही है कि इन दोनों में प्यार नहीं है, छोटा छोटा गर्ज है दोनों का, ठीक है? नहीं, मेहरू की गर्ज नहीं है। अच्छा, मेहरू की गर्ज नहीं है मेहरू भी तो एक अपना लाइफ पार्टनर चाहती तो है ना? गर्ज तो नहीं है। हाँ, जिस तरीके से माहिर का है, वो क्लियरली एक सोच के साथ जा रहा है। मेहरू तो ऑप्शन आए हैं तो शी इज कंसिडरिंग। अब सिचुएशन ये कि ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री में ना थोड़ा फर्क होता है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं, बहुत सोच के फिर एक जुमला देते हैं, मतलब फेंकते हैं जोर से। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाता है कि जी बंदे ने टॉवल, आज मेरी बड़ी प्यार प्यार से बेइज्जती ठीक हो है। रही है। नहीं, चलिए, नहीं। लगाए रहे, कोई बात नहीं, चल। तो वो जॉब वगैरह अपनी सर्च कर रहा है, लेकिन ये है कि मैं या तो बिग बॉस की तरह कैमरा लगा दूं माहिर के पीछे कि अब तुम क्या क्या कर रहे हो, तो हम उसको, जाहिर है जो स्टोरी है हम उसी तरह उसको लेके चल रहे हैं।
फिर जहाँ तक दोनों की नेचुरल एक मोहब्बत की सवाल है, नहीं हुई, नहीं होती मोहब्बत अक्सर कि अगर साथ टेनिस खेल रहे हैं या वो उसमें इस तरह की अट्रैक्शन नहीं पैदा हो रही उसके अंदर मोहब्बत वाली। हो सकता है साथ रहने से अक्सर होता है ना कि शादी के बाद की मोहब्बत ज़्यादा प्योर होती है, ये सुनिए ना हमने बातें, और सच भी है ये। मुझे भी अपनी बीवी से शादी के बाद मोहब्बत हुई तो ओके इंटरव्यू तो देखेंगे ना। तो मैं ये कह रहा था कि ना, तो वो मोहब्बत ज़्यादा प्योर और लॉन्ग लास्टिंग होता लॉन्ग लास्टिंग है और खूबसूरत है कि एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, और फिर दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है आपस में, इट्स अ फ्रेंडशिप एक्चुअली, दोस्त हैं वो अभी, बिल्कुल। उसमें मोहब्बत नहीं लाए दोनों सोचे। और माहिर के ऊपर भी ये डाला गया है बार बार, उसको उसके माँ बाप से मोहब्बत नहीं मिली, उसका दोस्त उसको बार बार कि यार एक चांस है, ये चांस है तुम्हारे पीछे, तो वो उसके ऊपर बार बार करके फिर वो सोचने पे आया है। पहले तो नहीं सोच रहा था वो, जब उसके साथ जाता था या उसके साथ नाश्ता कर रहा था, उसके तो या ज़हन में कहीं भी नहीं उसके था, जहन में नहीं था। तो बिल्कुल उसका भी जो नहीं था। मोजिज़ जो है उसका दोस्त है, उसने उसको बार बार कह के बाबर ने उसको ये सोचने में बड़ा हार्श मजबूर जुमला किया। था उसने जो बोला, ये तो मर जाएंगे कुछ दिनों में। हाँ वो हार्श जुमला था वो। हाँ, लेकिन मौत का पता नहीं ना कि कौन मरे पहले, ये तो खैर अल्लाह के हाथ में है क्या। अच्छा चलिए, बैक टू आप क्या कह तो रहे अब ये तो मैं यही कह रहा था कि मोहब्बत तो हो सकता है आगे चल के इनको जो जेन्युइन मोहब्बत है वो हो जाए, तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यार अगर एक दूसरे के साथ हैं तो अब मैं मोहब्बत करूंगा तो एक शादी करूंगा। देखिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, आपने मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज कर दिया, मेरा व्यू, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत हो तो ऐसी शादियां हों, कभी कभी दोस्ती या उसमें भी ये शादियां होना इज़ ओके इस तरह की, और बाद में मोहब्बत हो सकती है। तो ये मैसेज भी ड्रामा दे रहा है। दानिश साहब ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो मैं पहले से कह रही थी ना कि नहीं, नेचुरल क्यों नहीं दिखा रहे। आप ये भी कह रही थी कि यार ये शादी की तरफ इतनी डेस्परेट क्यों है, ये घूमने क्यों नहीं जा रही, ये किताबें क्यों नहीं पढ़ रही। मैं भी बुक लाया हूँ, अभी आपको देता हूँ, प्लीज़ यहाँ बैठ के कोने में बैठ के बुक पढ़े। मैं मेहरू नहीं, आप नहीं पढ़ना चाहती हो तो मैं वही मैं मेहरू कह रहा हूँ, मेहरू दुनिया घूमना चाहती है अपने मियाँ के साथ, एक पार्टनर के साथ। कैसी लगेगी अकेला बैग संभाले घूम रही है इधर। भाईजान ये ट्रेन कहाँ से जाएगी? देखिए अब ये आप जजमेंट दे रहे हैं मेरू के ऊपर। मैंने नहीं, कहा कि मैं कह रहा हूँ ये कैसी लगेगी, बिल्कुल सही उसकी अपनी लगेगी, जिंदगी है, बिल्कुल सही लगेगी, क्या बहुत अच्छी लगेगी वो अकेले जाते हुए करने नहीं में। जाना चाहती ना, वो अपने पार्टनर के साथ लेकिन जाना तो चाहती। फिर ये ड्रामे ने कम्युनिकेट नहीं किया हमें ना, क्या कि वो नहीं जाना चाहती। अभी हम ड्रामे ड्रामा ये दिखा रहे हैं कि मेहरू की लाइफ है मेहरू, और उसको उसके पास अभी ऑप्शन 2 आए हैं, इब्तिसाम साहब या फिर माहिर। आप लोगों ने हमें ये दिखाया कि मेहरू उस चीज़ से निकली है और वो सिर्फ ज़िंदगी को और दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है। जब जो शुरू की एपिसोड है उसमें कहीं भी उसके जहन में नहीं था कि मैं लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ। वो सिर्फ उन चीज़ों को देख रही थी जो चीज़ें उसने उस बचपन में, जब उसकी शादी उसके बाद उसने मिस कर दी। आइसक्रीम खाने से, शोक रंग पहनने से, म्यूज़िक सुनने से, ड्राइविंग सीखने तक। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर वो हमें लगता है, हमारी गलती भी समझ की हो सकती है, हमें लगा कि फिर हम एक नेचुरल प्रोग्रेशन ये कि वो अपनी इस आज़ादी को भी थोड़ी देर और वो करना चाहेगी, या तो फिर हमें थोड़ा सा कहीं बीच में मैसेजेस आ जाते हैं कि हाँ वो ये सब अपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ करना चाहती है जो उसकी रिस्पेक्ट करे और उसको उसी आज़ादी के साथ ये सब चीज़ें एंजॉय भी करे उसके साथ। तो सिर्फ हमें ये वो हमारी समझ की, हम बचपन से सुनते हैं शादी एक जुआ है, ठीक है जी। अब वो तो बाद में पता लगता है कि यार मियाँ कैसे था या ये कैसी नेचर है। तो अब इसका वेट करना, अपने आइडियल का वेट करने के चक्कर में ना बहुत टाइम, वैसे ही मेहरू का काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो अब ये नहीं चाहते कि और भी उसका टाइम। उसको 2 रिश्ते आए, फिर वही बात है ना कि फुफ्फो भी, और फिर एक साथ दोनों ने प्रपोज किया। उसके जहन में नहीं था, मेहरू के जहन में भी। लेकिन जब उसको प्रपोज किया गया, दोनों एक ही, यानी उसी बर्थडे में 2 लोगों ने एक साथ, तो उसने सोचा कि यार अच्छा हाँ, लाइफ पार्टनर ज़रूरी है उसकी लाइफ के लिए। अब वो सोच रही है इस बारे में, तो अब वो देखते हैं क्या फैसला करती है अलिफ या वो बे। तो फैसला तो हमें पता है क्या होगा। अच्छा हम तो वेट कर रहे हैं फैसले की एग्जीक्यूशन कब होगी, आगे क्या होता है। आप थोड़ा सा रोमांस दिखाते हैं या नहीं दिखाते, या डायरेक्ट आप एक्शन में चले जाएंगे कि बस इधर उधर की पॉलिटिक्स एंड सब कुछ। अभी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक दूसरे को फिर सपोर्ट करेंगे, ख्याल करेंगे। हो सकता है ये जो शादी है ना, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये सिर्फ जनरली जो शादी जो एक रिश्ता है, ये बड़ा खूबसूरत है। ये सिर्फ 2 लोगों की मोहब्बत और रोमांस में नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को दुख में और सुख में साथ निभाने, ये है शादी। हम समझते हैं कि सिर्फ हनीमून और घूमने जाना, शादी इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं है, शादी ज़िंदगी असली। तो उसको असली ज़िंदगी के साथ ही शुरू करना चाहिए और उसको देखते हैं कि आगे कहाँ तक जाती है, ये है उसकी असल बात।
और शादी सिर्फ रोमांस के साथ बहुत आगे नहीं जा सकती, एक दूसरे की इज्जत करके आगे जा सकती है, एक दूसरे का ख्याल रख के जा सकती है मेरे ख्याल आपने से। बहुत ज़बरदस्त बात बोली है, बहुत कमाल की बात बोली है, बहुत बड़ी शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, जो आई होप काफ़ी लोग पिक कर रहे हो। मैंने कुछ लोगों क्या से रैपिड आपके- फायर तो नहीं है? नहीं मैं लाया हूँ साथ अपने। मैं आपके साथ जिन लोगों ने काम किया हुआ है, मैंने उनसे आपके बारे में कुछ पूछा, अच्छा। तो मैं कुछ बताऊंगी और कुछ सुनवाऊंगी आपको, आप जवाब में कुछ कमेंट दे दें, या ये कि वो जो ये बात बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ कहानी हमसे शेयर कर सकें, या उन एक्टर्स के बारे में कुछ बता सकें, तो दैट वुड बी नाइस। आयज़ा खान सबसे पहले। अच्छा। तो ये आयज़ा खान ने आपके बारे में बोला है, ही ओन्स हिज टीम, स्पॉट बॉय हो या एक्टर, ही इज़ इक्वली केयरिंग फॉर एवरीवन एंड ही इज़ अ वेरी सीरियस पर्सन, बिकॉज सबको लगता है कॉमेडी करते हैं तो सेट पे हर वक्त कॉमेडी होती होगी, ऐसा नहीं है, और वो अपने फेवरेट हैं। ही इज़ पर्टिकुलर अबाउट हिज लुक्स ऑल्सो, अच्छा। और जब भी वो तैयार होकर आते हैं तो साथ सेल्फी ज़रूर लेते हैं सबके। जी, हाँ जी, बहुत कम तैयार होता हूँ क्योंकि बहुत कम तैयार होते मैं हैं। जितना भी तैयार हो जाऊँ ऐसे ही लगता हूँ। अच्छा, तो नहीं, केयर करता हूँ मैं अपनी पूरी टीम की, ओके, और प्यार भी करता हूँ उन सबसे, क्योंकि वो जो मेहनत है ना, वो मेहनत मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, मैं जो एक्टर की या अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनकी जब फुर्तियाँ देखता हूँ ना चलते फिरते, तो मुझे लगता है, क्योंकि वो मैं तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे प्यार आता है उन पे, आप अप्रिशिएट करते हैं मैं वो जितनी अप्रिशिएट भी मेहनत कर करता हूँ। रहे हो। हाँ, और सेट पे मैं माहौल बहुत ही लाइट रखता हूँ, लेकिन जो जहाँ तक मेरे सीन की और ड्रामे की बात है, वही बात है ना कि जब आप मेरी टीम को पता है कि यार ये कब इनको चाहिए क्या, अगर तो वो केयर करता हूँ मैं, जाहिर है लाइट रखता हूँ मूड, ओके, हंसी मजाक प्यार मोहब्बत। लेकिन शूटिंग के टाइम पे मैं मतलब गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। मुझे किसी ने अच्छी बात की थी कि यार आप डांटते नहीं, आप जुगत मारते हैं। मैं क्या आप जुगत मैं जोक कर लेता हूँ कि यार आप बस डायलॉग बोलते हैं, एक्टिंग हम किसी और से करा लेंगे, आप बस लाइन बोल दें, इस तरह कर देते हैं कुछ, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये कि लाइट रखता हूँ मूड सेट का, कि जब अगर किसी को, मतलब मैंने जो हमेशा नोटिस किया ना, जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं तो आप ही गंदे हो रहे होते हैं, देखने वाला आपकी चीख और आपकी बदतमीजी देख रहा होता है कि यार ये कितना बदतमीज है। लेकिन जब आप गुस्सा नहीं करते और सिर्फ सामने वाले के साथ कॉमेडी में बात करते हैं ना, जब उसको आप, तो सब लोग हंसते हैं, लेकिन जिसको लगती है वो कहते हैं यार ये लग गई दानिश भाई। तो वो ठीक हो जाता है। ट्रू। आयज़ा के बारे में कुछ कहेंगे आप? आयज़ा, बताएं क्या करूं? आप कोई बताएं बुक आप। वुक है तो मैं लिखूं आयज़ा की? नहीं, आप हमें एक पैराग्राफ बता दें। हाँ, आयज़ा देखें, आयज़ा वो शख्सियत है, वो इंसान है, वो एक्टर है कि जिसको अपना स्क्रिप्ट पूरा पता होता है, अपने सीन सारे पता होते हैं, टाइम पे वो आती है, अच्छा, बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हैं, एक्टर बहुत अच्छी है, हम सबको पता है, और बहुत पैशनेट है, ओके, मतलब खुशी से काम करती है। तो मुझे आयज़ा के साथ काम करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो खुद भी बहुत खुश नहीं है, ओबी भी बहुत अच्छा है, सारे एक्टर्स मैंने जिन जिन के साथ एज काम एन किया। एक्ट्रेस आयज़ा की कोई एक बात शेयर करें विच यू रियली रिस्पेक्ट। हम लास्ट डे शूट कर रहे थे और सीन रह गए थे काफ़ी, और शूट का लास्ट डे था, तो मैंने कहा आयज़ा कैसे होगा यार, तो आयज़ा ने कहा दानिश भाई फिक्र नहीं करें, हम मिलके करेंगे। वाओ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बोला यार ये देखो ये साथ है हम लोग, ये नहीं कि वो उसके कि नहीं भाई मुझे जाना है तो बस जाना है, ये वाला चक्कर नहीं है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं ऐसे बिल्कुल, कि टिकट बुक करा ली भाई, मैं तो बस मैं ये मेरे लास्ट डे वो फलाना है, और ख़ुद ने अपने आप को बिल्कुल रोक दिया। तब मैं कहता हूँ कि यार भाई अगर आप मतलब साथ नहीं दोगे ना तो फिर कैसे साथ चलेंगे यार। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत स्टेटमेंट है, आपका जज्बा हो जाता है ना। अच्छा, हिरा मानी, मैंने उनसे पूछा तो ये हिरा मानी हैज़ टू से दिस अबाउट यू। हाँ, ठीक है, दानिश भाई की जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ एडमायर करती हूँ ना, वो ये कि कहानी कुछ और होती है और कहानी का रुख बदल देते हैं वो, और वो रुख कहानी का ऐसे बदलते हैं कि लगता है कि कहानी वही थी जो दानिश भाई ने सुनाई है। सच लगती है उनकी बातें, उनकी डायरेक्शन में सच्चाई है, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनके पास कि उनकी डायरेक्शन सच्ची लगती है। बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कुछ टीवी में देख रही हूँ या कोई एक्ट चल रहा है, लगता है ये सब कुछ हो रहा है। और सबसे प्लस पॉइंट दानिश भाई का ये है कि एक कॉमेडियन जो सारी ज़िंदगी कॉमेडी करता रहा है, जिसके साथ आप बैठे हैं तो वो आप हंस के आप गिर जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन में ये जो सीरियसनेस है, ये जो सीन बनाते हैं बैठ के, इनको आमद होती है वो सीन बनाते हैं, और आप कहते हैं यार ठीक ऐसी बात है, ये इतना डिफरेंस है,
ये जिंदगी में दुनिया में मैंने कहीं देखा कि एक कमेडियन है जो कि इतना सीरियस ड्रामा बना रहा है। आई थिंक तीसरी बात दानिश भाई की ये है कि दानिश भाई ही वो इंसान है जिन्होंने मुझे बारिश में मुझे हीरोइन वाली फील दी, जो कि मैं बचपन सोचती थी यार कि क्या ड्रामा होगा, वो क्या होगा जिसमें मैं हीरोइन लगूंगी, जिसमें मैं हीरोइन लगूंगी। ऑन दी अदर साइड आप देखें सेट के ऊपर कभी दानिश भाई तारीफ करते तो लगता है ये तारीफ नहीं कर रहे, क्या तारीफ कर रहे हैं? नहीं, इनकी तारीफ में टॉन्ट है और बेइज्जती भी है और तारीफ नहीं है लेकिन तारीफ है। मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये इस किस्म की कोई ह्यूमरस आदमी है और मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है दानिश भाई। ओह माय गॉड जी, आंसू आ गए आपके आंखों में? हाँ, आंसू आ गए? आंसू आ गए मेरी। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, हिरा ने तो माशाल्लाह बहुत सारी बातें कितनी की। कितनी बातें बताई इतनी ना, सारी बातें तो हिरा ने मुझसे नहीं की कभी कि मेरे बारे इतनी में। इंटरेस्टिंग बातें हिरा ने बताई हैं। तो एग्जैक्टली सबसे पहले तो ये कि कहाँ से शुरू करें, मुझसे बहुत सारी, लेकिन मैं हिरा के बारे में आपको बताऊं कि हिरा खुद एक ऐसी आर्टिस्ट है, जब भी वो कैमरा के आगे, मेरे लेंस के आगे, मैं जब उनको मॉनिटर पे देखता था तो मैं खुद एक इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता हूँ कि यार ये हिरा है तो अब इसको इस तरह परफॉर्म करते हैं हम लोग, अब ये काम इस तरह हम करेंगे, क्योंकि वो खुद भी बहुत पैशनेट है और बड़ी अच्छी एक्टर भी हैं। और मैं समझता हूँ कि हिरा में जितना टैलेंट है ना उतना एक्सप्लोर हुआ नहीं है अभी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है ना, हीरोइन के एक मखसूस ही रोल होते हैं कि वो पहले खुश होती है, फिर वो दुखी होती है, फिर वो बिल्कुल ही दुख के करीब मरने से एक दिन पहले की हो जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। वो हाँ खड़ी हो जाती है। तो हिरा की जो खुद की पर्सनैलिटी है ना, वो मतलब वो हिरा एक पूरा पैकेज है एक्टिंग का। वो बड़ी उसके अंदर बहुत सारे हैं चीज़ें कि वो अभी तक, मतलब वो कॉमेडी भी अच्छी है हिरा की, हिरा फुल फिल्मी भी है, हिरा दुखी रोल भी कर लेती है, और हिरा आपको पता ही ना कि अच्छी बीवी भी है, माँ भी है, दोस्त भी है। तो हिरा के साथ मैंने जितना भी काम किया ना फुल पैशन के साथ किया, हमने बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। अब जहाँ तक हिरा ने बताया कि मैं मेरे सीन में इस तरह होता है कि जब मैं सीन पढ़ता हूँ तो ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया और शूट कर लिया, मैं पहले तो पूरा सीरियल पढ़ते हैं और फिर डिस्कशंस होती है राइटर के साथ, कंटेंट टीम के साथ। उसके बाद जो सीन हो रहा होता है, जैसे कल शूटिंग है तो रात को पूरे सीन में पढ़ता हूँ और फिर सोचता हूँ यार कैसे होने हैं, इसको किस तरह डायरेक्ट किया जाएगा, इस सीन का क्या मकसद है, उस मकसद को बाहर निकाल के उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा हो जाता है सीन। और हिरा खुद एक अच्छी इंसान है, इसलिए उन्होंने मेरी बहुत सारी तारीफ़ें करती हैं। पता नहीं ये सब है नहीं है। हाँ, ये बात है कि उसने अच्छी की कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ या मैं डांट रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। ये होता है क्योंकि मैं जोक्स कर रहा था नॉर्मल, लेकिन जब सीन होता है तो मैं सीरियस हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार रुक जाओ भाई, क्या कर रहे हो। और फिर मैं अक्सर जब कोई अच्छा सीन हो जाता है तो मैं कहता हूँ वाह ये कैसे करते हैं आप, ये सीन इतना अच्छा। तो पहले आपने वो तंज में बोला होता है, फिर आप जेन्युइन बोल रहे थे, तो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। वो कंचुल मुझे जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि अच्छा यार ये डांट रहा है, ये ख्याल कर रहा है, इस तरह है। कोई दोबारा के सेट से कोई इंटरेस्टिंग बात, किस्सा सुना सकते हैं हमें? दोबारा के सेट पे यही था कि जब हम आइसक्रीम वाला सीन शूट कर रहे थे हदीका का जी। रोड पे, तो एक्चुअली कैमरा, क्योंकि सड़क पे सीन शूट हो रहा था तो कैमरा के पीछे लोग कर रहे हैं कैसे आइसक्रीम खा रही है। मैंने बोला इसलिए बना रहे हैं तुम जैसे लोगों के लिए कि यार अब आइसक्रीम खाने का भी कोई तरीका इसको बताना पड़ेगा। आपने एक जगह कहा कि पैसे के बगैर भी दिन गुजारे हुए हैं। हाँ। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी ये कॉन्वर्सेशन, ये स्टेटमेंट। तो मैं जानना चाहती कोई ऐसा स्ट्रगल का पीरियड भी था? असल में लोग जब ये मुझसे कहते हैं कि यार आप इतनी कॉमेडी करते हैं, एक्टिंग भी कॉमेडी की है, डायरेक्शन भी, आप मतलब वैसे भी जब मैं मिलता हूँ लोगों से कहते हैं दानिश भाई आप तो वैसे ही जैसे टीवी पे आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो मेरी सीरियस डायरेक्शन है वो मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, नॉट बैड नहीं है, बस अब हर बंदे की ज़िंदगी में ऐसा आता है जब आपकी एक लाइफ होती है, स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, जब आपके पास पैसे नहीं होते, आप बसों में सफ़र कर रहे होते हैं या फैमिली में चीज़ें उतार चढ़ाव देखते हैं, अब्बू का इंतकाल, अम्मी का चीज़ें, तो आप वो चीज़ें देख रहे होते हैं ना लाइफ में। तो जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मैं फिर उस जोन में जाता हूँ जो मेरे साथ उस वक्त होता है, या जब रोमांस हो रहा होता है तब अपनी यूनिवर्सिटी के दिन याद करते हैं, जब कोई सख्त चीज़ होती है, जब किसी को दुखी दिखाना होता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, आपने देखा होगा माहिर अपने अम्मा अब्बा से मिलके जब वापस आता है प्लेग्राउंड वाला, प्लेग्राउंड में, तो वो बाप वो ओरिजिनली बाप अपने बेटे को झूला झुला रहा था, तो मैंने कहा सर एक ये शॉट ले लें हम आपका। वाह, ये उसी वक्त आपने? तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा जी कर लें। तो फिर वो उस वक्त मैंने कहा यार ये बड़ा एक मज़ेदार पॉइंट है
कि वाकई। वो अपने बाप से जुदा मिलके होकर वापस देख आ रहा है कि रहे यार बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को खिलाते खिलाते। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो रियल लाइफ से आप pick रियल कर लाइफ से पिक ओरिजिनली भी पिक की हुई हैं। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद भी स्ट्रगलिंग टाइम में मैं बसों में आता जाता क्या था। स्ट्रगल टाइम था कि वो लग रहा है कि आप फैमिली काफ़ी सेटल्ड है उससे आई है, तो वो इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट लगा कि आपने कहा कि स्ट्रगल थी। तो वो स्ट्रगल इस सेंस में मुझे लग रहा था कि हो सकती है कि वो रोल्स नहीं मिल रहे हो या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हो जो आपको लग रहे हो। आपने स्पेसिफिकली एक फाइनेंशियल और रगड़ा खाने की स्ट्रगल की बात की, तो इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि वो सिचुएशन क्यों थी, उसमें actually- वो कैसे आपने ओवरकम की कुछ, बिकॉज बहुत से लोग ये फेस करते हैं, तो उनके लिए अगर कुछ गाइडेंस हो जाए। असल में मैं वो बच्चा हूँ, जब इंजेक्शन लगता है तो मुझे हंसी आती है। ओके। ठीक है जी, तो जब मुझे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा कोई दुखी बात है तो मैं हंस पड़ता हूँ कि यार ये क्या बकवास ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैंने कभी बहुत ज़्यादा हावी नहीं किया इन चीज़ों को अपने ऊपर। लेकिन एक जब आप जब मैंने इंजीनियरिंग की है, बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जी। और फिर मास्टर्स किया इंडस्ट्रियल बिजनेस मैनेजमेंट में। जब ये पास आउट होने के बाद आप एक्टर, तो मेरे जहन में कहीं भी नहीं था कि मैंने एक्टर बनना है। हालांकि आपके फादर अब्बू थे इतने बड़े और फिर एक्टर हाँ। थे, और फिर भाई भी उस वक्त तक यहाँ जी से जी भी। जब अब्बू एक्टिंग कर रहे थे ना, तो अब्बू ने यही कहा था कि यार, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही चैनल होता था और इतना कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं था इस फील्ड में, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यार मैं अपने बच्चों को इस फील्ड में लेके आऊँगा, ना ही कोई हमारा इंटरेस्ट ऐसा था। यासिर फिर आ गया था अब्बू के टाइम पे ही, और क्योंकि यासिर का फिर इंटरेस्ट शायद अब्बू को नज़र आ गया था कि ठीक है, क्योंकि यासिर के मेडिकल में एडमिशन से कुछ नंबर से रह गया था। तो मेरे दूसरे भाई डॉक्टर हैं और डेंटिस्ट है डॉक्टर फराज, जी। वो हो गया था, यासिर का नहीं हुआ था। तो अब सोचा यार कहीं एक एज होती है ना कि बच्चा जब कहीं भटक ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो अब्बू ने फिर अपने साथ उसको लगा लिया। एक्टिंग में किया, और माशाल्लाह यासिर का बहुत बड़ा नाम है। तो हमारा ऐसा था नहीं, हम तो इंजीनियरिंग की थी, बैचलर्स किया हुआ था, इंजीनियर बनेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, मजे करेंगे। ये प्लान था आपका? नहीं, हाँ, एक बात कर रहा हूँ कि बस यानी कि इंजीनियरिंग करके जॉब का प्लान था, कोई एक्टिंग बिल्कुल भी जहन में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं थी। ओके। और बस फाइनल ईयर में सब सेटे असवर जी। ने एक एपिसोड में मुझे चांस मिला था, 4th एपिसोड थी उसकी, पता नहीं कौन सी थी, और पढ़ते, ये ड्यूरिंग एजुकेशन था, पढ़ते हुए ही एक उन्होंने ऑफ़र किया था, वो कर लिया बगैर स्क्रिप्ट के था। उसके बाद उन्होंने मुझे, जब अच्छा गया वो एपिसोड, तो गज़नफ़र अली साहब ने, जो इंडस विजन के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि यार तुम अच्छा करते हो, तुम अपना एक तुम्हारा सिटकॉम बनाते हैं ओके। रूममेट्स। अच्छा। वो किया मैंने। वो संडे शूट करते थे हम, छुट्टी होती थी यूनिवर्सिटी की, एक दिन शूट कर लेते थे कभी, तो उसको भी इतना सीरियस नहीं लिया था कि यार अब यही करना है काम, ओके। और ऐसे ही कर देते थे बस बगैर स्क्रिप्ट के। वो भी फिल्बती था वो इतना फिल्मबदी था कि जैसे कैमरा रखा है सामने और बस लाइन। और वो शेखू बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है, मैं आ जाता था, मैं उसको हिला रहा हूँ, जुला रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कह रहा क्या हुआ क्या हुआ, मैं कह रहा यार घड़ी पता नहीं कहाँ गई, ये कह के बाहर निकला है। अच्छा, वो अब एपिसोड बनाते थे हम ओके। तो यार घड़ी क्या थी यार, घड़ी दादा अब्बू की हो सकती है, घड़ी यूँ हो सकता है, फिर हम कहानी बनाते थे ओके। और फिर इस तरह हम करते थे उसमें। वो करते थे शुरू में, बस फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, जॉब की कोशिश की, जॉब हो गई, बस जॉब करते रहे। फिर सुल्ताना आपा ने, सुल्तान नहीं तो से स्ट्रगल कहाँ थी फिर इसमें? किसमें, तो बीच बीच में गैप भी थे ना, ये थोड़ी कि वही बताएं ना, अभी क्या? सुल्ताना आपा पे मत जाए, अभी हमें गैप्स बताएं, हमें गैप्स के बारे में सुनना है। स्ट्रगल कहाँ थी, क्या मेंटल उस वक्त क्या प्रोसेस जहन में चल रहा था, और कैसे ओवरकम किया, कैसे डायरेक्शन ढूंढी अपनी? बस Lost यही हुए था थे ना कि कहीं? बगैर कुछ किए मर ना जाए यार, कि बिल्कुल ही ज़िंदगी में कुछ हो ही ना। तो वही थी, कोशिश करते थे काम की, इधर उधर पैदल आना जाना, बहुत कुछ था लाइफ में। मतलब जैसे हमारा घर होता था शहीद मिलत बहादुराबाद वगैरह पे, और मैरियट होटल में मैं इंजीनियर था, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, वॉक करके जाता आता था बहुत दूर था, लेकिन ये था वो अच्छा टाइम था, अपनी स्टोरियाँ बनाते हुए जाते थे, मज़ा आता था। क्या स्टोरी, कभी कोई किसी को देखते हुए कोई स्टोरी पिक की जाती बाद में यूज की हो? बचपन से ना अब्बू के साथ भी जब हम जाते थे, तो अब जैसे कहीं जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, तो गाड़ी का शेडो बनता है साथ जी। धूप में ना, तो मैं अक्सर सोचता था यार अगर मैं इस शेडो में उतर जाऊं और मैं गाड़ी के साथ ऐसे लेट के जाऊं, यूँ करूं, इस तरह की बनाते रहते थे। क्रिएटिविटी बहुत है। हाँ, ये सोचते थे। फिर कभी सोचते थे, जैसे बेड पे बैठा होता था मैं घर में, मैं सोचता था अगर यार इस चारों तरफ पानी हो, ये बेड नहीं बोट है मेरी, और हम बोट पे कहीं जा रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसी तरह जब मैं पैदल जाता था, तो वही मतलब लोग ये भी कहते थे यार ये पागल है फरीद साहब का एक बेटा, अपने आप से बातें करता हो जाता है। तो मैं स्टोरीज बनाता जाता था। तो फिर बस ये फिर पता नहीं कैसे सुल्ताना आपा ने
उससे पहले मैंने डायरेक्शन, हाँ, जब हम रूममेट वगैरह कर रहे थे तो मैंने सोचा कि यार डायरेक्शन देनी चाहिए, कैसे करेंगे। तो बस उस वक्त फिर आप बड़े यंग थे, डायरेक्शन का ख्याल कैसे आया? ऐसे आया कि मैंने सबसे ज़्यादा पैसे किस में मिलते हैं, मतलब डायरेक्टर को ओह। मिलते हैं, मैंने आ जाओ फिर डायरेक्शन Okay. देते हैं। नॉट फिर मैंने, एक्टर? हाँ, नॉट एक्टर? उस वक्त की बात करूँ, और अब? अभी भी अच्छा। यार ये जो आप यूं करके पूछा है ना आपने, हालांकि अगर आप नॉर्मल पूछती तो मैं शायद इतना नहीं सोचता, लेकिन आपने यूं करके और डायरेक्टर और मतलब अब- मैं क्या बंदा रोबोट कहता है यार बन ये जाऊं? कोई मैंने शायद नहीं, कोई नहीं, खास रोबोट बन जाऊं। रोबोट बन के नहीं, वो सवाल जो करूं। क्योंकि that was interesting। हमें तो इंप्रेशन है एक्टर्स को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्यों एक्टर को मिलते ज़्यादा मुझे पैसे, नहीं ये पता, आपको मैं कैसे तो पता आपसे है? पूछ रही हूँ कि ये सच है या गलत है, इसीलिए मैंने ऐसे करके पूछा। ये एक्टर एक्टर पे डिपेंड करता है। एक्टर अगर संगे माँ में आते फसला में तो उसके ज़्यादा ही होंगे, ये थोड़ी कि देखिए मैंने फिर आंखों को किया डिपेंड करता है ना। अब सलमान खान की फीस अलग होगी, अब उसकी नहीं नहीं, किसी सही और है, की सही कुछ है। और लेट्स होगी। गेट बैक जाहिर टू है। द स्टोरी। तो हाँ जी। आपने सोचा कि मैं बहुत director बोरिंग है बनूंगा। मेरी स्टोरी को ऐसी हमें थोड़े अच्छी आगे लगी, आप फॉरवर्ड सुनाएं। करें। आप सुनाएं हमें। फिर तो मैंने आपने- डायरेक्शन का सोचा, मैंने असफर भाई से, अच्छा यासिर से मैंने पहले किया डायरेक्शन। तो यासिर मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा सख्त उस वक्त थे, अब तो दोस्ती हमारी बड़ी अच्छी। तो यासिर ने कहा कि पहले उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं ज़ाहिर इतनी जल्दी सीख नहीं पाया। फिर मैं असफर भाई के पास गया, ओके, असफर अली। मैंने बोला यार बॉस मुझे कैसे? सीखना ही है। हाँ, उसने कैसे करोगे तुम, आ जाओ मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई, ये तो समझ में आ गई। फिर मैं गया KTN चैनल, सिंधी चैनल था, Okay. अली काजी साहब उसके हेड थे। तो मैंने उनसे बोला कि सर, बोला करो कोई बात नहीं। तो मैंने वहाँ पहला ड्रामा डायरेक्ट किया, सिंधी ड्रामा डायरेक्ट किया। सिंधी ड्रामा डायरेक्ट किया। वाओ, ओके। सारे अपने कजन्स वगैरह को लेके ड्रामा बनाया, दोस्तों को बोला सीरियसली? मेरी पुप्पी आपा मरियम नोहाड़ी मरूंगा, अब इनका इंतकाल हो गया। वो डायरेक्टर कॉलेजेस थी, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके इकरा यूनिवर्सिटी दी। ओके। फिर दोस्तों को बोला, वो बस भर के पहुंच गए। संडे को दी उन्होंने, कोई स्टूडेंट ही नहीं था, फिर अपने स्टूडेंट बुलाए बसें भर के। फिर स्टोरी लिखी, अपना पहला दिन लिखा यूनिवर्सिटी का ड्रामा, ओके। कि कैसे हम गए थे, क्या हुआ था। और यूनिवर्सिटी में या स्कूल में हमेशा होता है ना कि जब आपके नंबर कम आते हैं, आप कहते हैं यार अब मैं पढ़ूंगा, या तो अब मैं पढ़ूंगा। इस तरह की स्टोरीज बनाई। खैर वो ड्रामा बहुत अच्छा गया। फिर पूरी प्रैक्टिस की कि किस तरह शूट होता है। वो सुल्ताना आपा ने देखा ड्रामा, तो उन्होंने कहा कि यार तुम हमारे लिए भी कुछ करो। बस फिर इस तरह, तो उन्होंने पहला अपॉर्चुनिटी आपको कौन सी दी? हाँ। फिर एक टेलीफिल्म कराई थी उन्होंने, कुछ नम Okay. से लम्हे, ओके। अच्छी थी वो, अच्छी गई बहुत। फिर मैंने कहा नहीं मैं एक्टिंग करूँगा। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हमें ये लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन हम रिजेक्ट कर देते हैं उसको, ये सोच के कि यार शायद ये सही नहीं है। यूँ हम ये नहीं कि रेस में भागने से पहले हार मान लेते हैं। आप पहले भागें रेस में तो आपको पता लगेगा आप फर्स्ट आएंगे या सेकंड। आप भागते नहीं, आप कहते नहीं यार मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊँगा। नहीं, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। मिलती हैं, सबको मिलती है। अल्लाह ने हर बंदे के नसीब में रिस्क लिखा हुआ है। जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली होती है, वो उसको अवेल नहीं करता और वो कहता है मुझे नहीं मिली। ओके। ये एक दरवाज़ा है अपॉर्चुनिटी, उसको खोल के अंदर जाना होता है। जादू थोड़ी है जो हम बहुत सारी चीज़ों को लगता है कि मैजिक है, जादू से कुछ होगा। नहीं, आपको करना पड़ता है। ये जो सारे मेहनत हाँ। है यहाँ तक पहुँचना, किसी भी मुकाम तक आप कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं होता। एग्जैक्टली। उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी स्ट्रगल पड़ती नहीं, ऐसे ही मेहनत होता है। करनी, आपको ट्राई करना पड़ता है, वो मेहनत करनी पड़ती है, वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन ये आपके सामने, मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रिजेक्ट कर देते हैं ये सोच के कि यार ये मुझसे नहीं होगा, या मैं तो ये सोचता हूँ ये मुझसे क्यों नहीं होगा, आज ले आओ, आओ देखते हैं। ओके, वाओ। जब सुन यारा आ रहा था मेरे पास, मेरा पहला सीरियल जी। आफ्टर कॉमेडी, नादानियाँ, एक्स्ट्राज, ड्रामेबाजियाँ, जकरिया कुलसुम की लव स्टोरी मेरा एक ड्रामा है। ये करने के बाद जब मैं एक जगह एक प्रीमियर में गया फिल्म के, तो मैंने देखा आर्टिस्ट मिल रहे हैं मुझसे, लेकिन वो वाली बात नहीं है मिलते हुए कि जैसे किसी में होनी चाहिए। हाँ कैसे आप, ठीक। तो मैंने फील किया बड़ा, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, हम भी तो काम कर रहे हैं इतने ज़्यादा और हमें क्यों लोग इतना मतलब नॉर्मल ले रहे हैं। कॉमेडी करना आसान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक खातून मिली थी एक फूड कोर्ट में, उन्होंने मुझे कहा कि दानिश थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैंने बॉस क्या हुआ? कह रहे मेरे हस्बैंड को कैंसर था और हम सिर्फ नादानिया के DVD लगा के देखते थे और हंसते थे। बस वही एक मोमेंट हमारे घर में खुशी का होता था और इतनी खुशियाँ आपने दी हैं और मुझे इतनी दुआएं मिलती कॉमेडी की वजह से। तो एक जगह मैं गया तो मैंने देखा कि यार कोई ऐसी जो हमारी इंडस्ट्री में
इतना ठंडा रिस्पांस में ना, इतना हम अच्छा काम कर रहे हैं कॉमेडी, तो अगर इनको सीरियस पसंद है, चलो आओ करते हैं सीरियस। उस दिन मैंने फिर सोचा कि यार चलो लेट्स डू अ सीरियस सीरियल्स। ओके। तो मैंने फिर थोड़ी सी कोशिश की, एक प्रोडक्शन हाउस गया, उन्होंने बोला हाँ आप कहाँ करेंगे कॉमेडी करते हैं आप, तो ठीक है। फिर एक और जगह गया, उन्होंने भी यही कहा कि फिर मैं सिक्स सिग्मा हुमायूं सईद, इरम बिनते शायद हेड कर रही थी, तो उन्होंने मैंने कहा बॉस सीरियस करनी है। उन्होंने बोला एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, लेकिन उसको काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर मना कर चुके हैं, तो आप करोगे वो? मैंने स्क्रिप्ट दे दे, पढ़ के बताते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट ले गया, और वो इतना इंटरेस्टिंग था सुन यारा का स्क्रिप्ट, उसका नाम था कुछ मैनू मरण दा शौक वीसी, इतना लंबा ये नाम था उसका। और आसिया मिर्ज़ा का स्क्रिप्ट था, पहला स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था। ओके। तो मैं ले गया, मैंने पढ़ना शुरू किया। आई थिंक थर्सडे को मैं ले गया था स्क्रिप्ट, और मंडे को उन्होंने कहा मुझे इरम ने कि आप पढ़ के आएँ, फिर हम डिस्कस करते हैं, कास्टिंग करते हैं। मैं उसको पूरा पढ़ के पहुँच गया। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उनसे कहा कि कैसे मना किया डायरेक्टर्स ने, तो इतना इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कहा ठीक है कर रहे हो, मैंने कर रहे हैं, अब हमें क्या, हमें तो करना ही है तो बस किया। तो फिर वो चैनल से भी हुआ कि यार दानिश कैसे करेंगे, कॉमेडी है, तो शायद हुमायूं भाई ने फिर कहा उनको कि नहीं यार ये कर लेंगे। बस सुन यार अच्छा गया अल्लाह के करम से, फिर करते रहे। उसके बाद से होता उसके बाद इश्क तमाशा किया, कश्फ किया। एक बात अगर मैं कहूँ, मुझे लगता है कि ये जो अभी आपने स्टोरी शेयर की है कि प्रीमियर पे गए और कॉमेडी की वजह से देन आपको लगा इतने नॉर्मल क्यों ले रहे हैं, और फिर आपने सोचा मैं सीरियस जाऊँ। तो कॉमेडी से तो आप जैसे भी आपने शेयर भी किया कि लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी आपको भी खुशी मिलती है कि आप लोगों को हंसाते हैं, वो करते हैं, तो फिर हम इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में, या हम उसको ओन अप क्यों नहीं कर रहे और इम्प्रेशन क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, बजाय इसके कि सीरियस ड्रामों की तरफ ही चले जाएं और वही करें जो दुनिया जिसको एक्सेप्ट कर रही है। कभी असल में दो किस्म की चीज़ें इसमें, एक तो फाइनेंस, बजट सीरियस का या सीरियल्स का, या जैसे उनके अलग होते हैं, कॉमेडी के छोटा स्लॉट होता है, इतनी ज़्यादा उसमें वो नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, और हर कॉमेडी को जज करना ना ईजी है। आपको किसी और किस्म की कॉमेडी पसंद होगी, मुझे कुछ और पसंद होगी कॉमेडी, लेकिन सीरियस ड्रामा होता है वो बस सीरियस होता है, एक स्टोरी होती है, वो आप बैठ के देखते हैं, आप कहते हैं हाँ। कॉमेडी में होता है आप कहते हैं यार यहाँ ज़रा ये ओवर हो गए, और यहाँ हालांकि खुद भी हंस रहे होते हैं उसमें, लेकिन ईजी होता है बताना। कॉमेडी को कमेंट करना इजी है। कोई बहुत ही बकवास कॉमेडी आपको लग रही होती है यार ये क्या बकवास कॉमेडी है, और कुछ लोग उसके ऊपर बहुत हंस रहे होते हैं। सीरियस ड्रामा जो होता है ना, वो आपको ये नहीं कहता यार हंसो, वो कहता है यार ये देखो। अब उसमें कोई अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होते हैं, चीज़ें होती हैं। मैं नहीं कह रहा सीरियस आसान काम है, वो भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कॉमेडी एक जिम्मेदारी है कि अब इनको हंसाओ। उसका बिजली का बिल है, बच्चों की फ़ीस है, महंगाई है, राशन है, चीज़ें हैं। अब ये बंदा देख रहा है ड्रामा जिसके ऊपर इतनी टेंशन है, इसको हंसाना है। कितना चैलेंज है। और एक आदमी है जो एक्चुअली सारी मुसीबतों से गुजर रहा है, अब वो सीरियस ड्रामा देख रहा है, उसको अपना आप याद आ रहा है, उसको रुलाना कि यार ये तो मेरी कहानी लग रही है। वो तो ऑलरेडी रो रहा है, अब और रो भाई तू आजा। तो इसलिए थोड़ा, लेकिन सीरियस ड्रामे बहुत मीनिंगफुल बनते हैं जो हम बना रहे हैं। उमर शरीफ साहब से बहुत मुझे लगता है इंटरेस्ट है। आपने कहीं कुछ पिक किया है उनसे, आपने क्राफ्ट में कहीं भी? मुझे हल्की सी झलक नजर आती है। मैंने शुरू में उनके देखता था स्टेज ड्रामे वगैरह, हमें ज़्यादा बाहर जाने की इतना इजाज़त नहीं होती थी, ज़ाहिर स्टेज ड्रामे तो बिल्कुल नहीं देख सकते थे, छोटे थे, तो वो देखता था मैं, तो थोड़ी सी विट उसके को पकड़ते थे, कॉपी करते थे, अच्छी लगती थी। फिर वो जोक्स वोक्स भी करते थे, फिर शादी ब्याहों में मस्तियाँ हमें उन्हीं को आप कॉपी करते थे, आगे रखते थे वो लोग हमें, कि हाँ थोड़ा उनका होता था, फिर थोड़ा हम अपना ऐड करते थे, तो वो अच्छी चीज़ बन जाती थी। मुझे अभी भी आपके काम में कहीं कहीं मुझे कॉमेडी कर रहे होते हैं या कॉमेडी डायरेक्ट, मुझे उमर शरीफ की कहीं ना कहीं झलक नजर आती है। आती है, मैं करता हूँ वैसे। सबसे छोटे हैं आप, कितना रगड़ा लगा आपको छोटे होने की वजह से? किस किस जगह पे रगड़ा लगा, किस किस जगह आपको लगा यार ये मैं छोटा नहीं होता तो मेरे साथ? रगड़ा एज सच नहीं लगे हमारे भाइयों में, लेकिन एक दफ़ा मेरी लड़ाई हो गई मोहल्ले में। क्रिकेट खेलते थे हम लोग, क्रिकेट में अक्सर ये होता है 2 टीम होती हैं, एक जब हारने वाली होती है तो वो फ़ौरन अपनी बैटिंग नहीं करा रही होती, या कुछ ऐसा होता है, कुछ था ऐसा, तो लड़ाई हो गई, 2 टीम होगी, एक हमारी टीम थी और एक अपोजिट टीम थी। लड़ाई हो गई तो मैं बहुत पिटा उसमें। अब जब मैं घर, हाँ जैसे होता है दोस्तों उस समय, तो हम कितने बड़े थे आप उस वक्त? हम मेरे घर से मैं ऐसी 6-7 क्लास थी। तो जब मैं आया तो मैं ज़रा कि कपड़े बड़े फट गए हैं या चोटें लगी हुई हैं तो दिखाऊं नहीं,
तो मुझे देख लिया इन लोगों ने और मेरा इतना मजाक उड़ाया कि यार भाइयों फिल्म, ने। भाई मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, इस तरह करोगे क्या, यूं करो। मैंने बोला यार एक बंदा पिट के आया, मैं तो छुपा रहा था कि यार अब्बू देखेंगे बंदा, जैसे हम लोग सुनते थे ना बाकी घरों में बिल्कुल। कि यार अब्बू को ना पता चल जाए, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक ही बना दिया कि हमें क्या फिल्म में माँ मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, ये करने वाले थे आप। मैंने बोला नहीं यार, मैं तो एक्चुअली वो आ रहा था कि यार अब्बू देख लेंगे तो अब्बू बहुत गुस्सा करेंगे। ओके, और इस तरह की अनगिनत चीज़ें हैं कि तो जैसे काफ़ी भुगतना पड़ा सबसे छोटा होने का आपको। इतना नहीं भुगता, लेकिन ये कि हाँ शायद भुगता हो, अभी तो इतना याद नहीं है। डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है और आप लोग इंडस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, तो एक दो सवाल मेरे जहन में आते हैं एंड आप डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ अपने भी उसके ऑडिशंस क्यों नहीं होते हमारे यहाँ मेन कैरेक्टर्स के लिए, लीड के लिए? हम क्यों उन्हीं लोगों को दोबारा दोबारा उस जगह देख रहे हैं? ये प्रोसेस क्यों नहीं हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा? और नहीं। इसका और या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है? ऑडिशन होते हैं एमडी तो में, माहिर के मैं कैरेक्टर जब के लिए से काम ऑडिशंस करता हुए हूँ। थे? हाँ और माहिर के कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस हुए थे? नहीं, माहिर के कैरेक्टर के ऑडिशंस नहीं हुए थे। देखें ऑडिशंस आप जब करते हैं, जैसे मैंने चुपके चुपके में अरसलान नसीर पहली दफ़ा उन्होंने काम किया, वो यूट्यूबर थे, एमन सलीम थी और अब वो लीड कर रहे हैं दूसरे सीरियल्स में। तो इन लोगों को ऑडिशन से लिया था? उनको ऑडिशन किया था प्रॉपर, हमने यूट्यूब पे देखा था अरसलान को, और एमन को तो बिल्कुल भी नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं थी वो। जी, वो तो उनको बुला के ऑडिशंस किए थे प्रॉपर उन्होंने। माहीन अभी मेरे दोबारा में है, उनका ऑडिशन किया था हमने। हम ऐसे चांस देते हैं, ये नहीं हो सकता कि ना एकदम लीड पे आप ले आए। पहले रणवीर सिंह भी लीड पे आने से पहले वो पहले उसने असिस्ट किया है, उसने या इन लोगों ने असिस्ट किए हैं सीरियल्स। अब हमारे यहाँ इस तरह नहीं हो सकता कि यार हम असिस्ट करने दे दें या कुछ कर दें, नॉर्मल कैरेक्टर से आते हैं। या अजान समी खान का मैंने देखा था प्रॉपर, उसने जब सुपरस्टार फिल्म शूट हो रही थी हमारी, तो वो साथ साथ थे डायरेक्टर के, वो देख रहे थे किस तरह काम होता है, पूरी ट्रेनिंग करके फिर उनको करते हैं। तो ये ऑडिशंस ही हैं एक तरीके से, हमारा इंस्टीट्यूट्स नहीं है। जैसे नापा है, नापा, और नापा से लड़के आते हैं करते हैं काम। जानू जो परिजात में है वो नापा से आए हुए हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिनको हम ट्राई करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो लीड की लॉट है ना, वो भी तो चाहिए ना, वो जब आएगी तो आएगी ना। एक्टर तो जब नज़र आता है अच्छा आर्टिस्ट तो नज़र आता है, जैसे जाहिद वगैरह थिएटर से आए हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि थिएटर से आए हैं, ऑडिशन के थ्रू आए, नए लोग भी आए हैं। लेकिन नए ऐसा नहीं हो सकता कि यार बहुत सारे एक पूरी चेंज हो जाए। तो जो होता है वो फिर आता है, करते हैं। अभी कितने सारे हमारे एक्टर्स हैं, जावियार का इजाफा हुआ है, अब आप वो कहेंगी नुमान भाई का बेटा, लेकिन वो भी एक पॉइंट होता है। लेकिन यार जाहिर है कुछ उसमें है, जब भी तो इतना बड़े बड़े रोल उसको मिल रहे हैं। नहीं, वही मैं कहना चाहूँगी कि जावियार को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, बिकॉज वो इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, एंड दैट डजंट मीन कि वो टैलेंटेड नहीं है। उस पे बात नहीं हम कर रहे हैं। देखिए ये जो लेकिन हम ऑडिशंस मेन लीड के लिए जब नहीं कर रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़े सेगमेंट को उस अपॉर्चुनिटी से महरूम कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको अभी एमन और अरसलान की इतनी बड़ी मिसाल दी गारंटी है। तो नहीं है ना कि वो लोग, हो सकता है 10 में से एक मेन लीड की तरफ चला जाए, नहीं, बट बाकी 9 शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले कर सके, क्योंकि हमने मेन लीड्स के लिए ऑलरेडी वो एक कैटेगरी बना दी है और हम उससे बाहर नहीं मूव कर रहे हैं। और ना ही हम मेन लीड्स के लिए, जितने आज मेन लीड है ना, वो सब मेन लीड नहीं आए थे पैदाइशी। और मेन लीड के लिए भी हम क्यों नहीं ऑडिशन ले रहे विद इन द मेन लीड की कैटेगरी? मेन लीड पे जो अभी भी जो मेन लीड पे ना, वो पैदाइशी मेन लीड पे नहीं थे। उन सब ने भी पहले छोटे रोल किए हैं, नॉट छोटे छोटे रोल, लेकिन यही सेकंड लीड वगैरह। देखिए एक ड्रामा एक इन्वेस्टमेंट भी तो है ना, एक ड्रामा एक मार्केटिंग भी है, सेल भी हो रहा है एक चीज़। वो जब आप जब जलेबी भी मंगाती है ना, तो आप उस दुकान का नाम बताती है, सुनो ये 200 रुपये की जलेबी वहाँ से लेके आना। क्यों बोलती हैं आप क्यों नहीं ट्राई करती? वैसे मैं नहीं बोलती। एक बात कर रहा हूँ, नॉट यू का मतलब यू, मतलब मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि यार वो ब्रांड कैसा है, वो चीज़ सही है नहीं है। इसी तरह जब आप ड्रामा बनाते हैं एक बिग बजट का, तो उसमें आप लीड कास्ट में आप थोड़े नॉन लोग रखते हैं, लोग रिलेट कर सकें, उसको देख सकें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फिर आप जो उनके सेकंड लीड्स कैरेक्टर होते हैं उसमें आप ट्राई करते हैं लोगों को। हम करते हैं ट्राई, आते हैं और लीड में भी आते हैं। अभी बहुत सारी फिल्म जैसे आने वाली हैं फ्यूचर में, जो बिल्कुल नए एक्टर्स हैं, वो स्टार बनेंगे, फिल्म के हीरो होंगे। लेकिन फिल्म, ड्रामा, पेंटिंग, शायरी, राइटिंग, जितने भी चीज़ें हैं, इसमें टैलेंट ही आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार हो। जब टैलेंट होगा तो वो आगे आ जाएगा। ये ऑफिस की जॉब नहीं है जब कोने में बैठा दिया कि चलो यार
जानने वाला बैठा हुआ है, इसने सिर्फ साइन करना है और ये करना है। वो टीवी पे आता है, अच्छा काम करता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा काम नहीं करता तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। कितने ही सुपरस्टार्स के बच्चे, गिनीज बुक में नाम है उनके अब्बा का, इतना काम किया है, लेकिन खुद एक्टर नहीं बन पाए, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। तो ये फील्ड तो ऐसी है ना कि जब आपको नज़र आती है तो कि यार ये एक अच्छा काम कर सकता है, कर रहा है, तो वो आगे बढ़ता है, नहीं कर सकता अच्छा काम तो वो रुक जाता है। आजकल ये बहुत डिस्कशंस हो रही हैं कि स्क्रिप्ट जब आती है तो वो 20 एपिसोड्स की लिखी होती है या 22 की, लेकिन जब वो एक्चुअल ड्रामा एपिसोड्स में बनता है तो वो 30 तक पहुंच जाता है। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, ओके। हाँ फिर तो सवाल ये कि ड्रैग क्यों कर रहे हैं हम एपिसोड्स को, और अगर हम कर भी रहे हैं तो उसमें हम क्रिएटिविटी क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्या वजह है? क्या हमारी इंडस्ट्री इंस्पायर्ड नहीं है, या फिर उनको पता है कि अब 18 एपिसोड तक देख लिया है ऑडियंस ने, ये तो अब इन्वेस्टेड है, अब अगली 6 भी दिखाओ इनको किसी तरीके से, ये जाने वाले नहीं है, 6 के अगली 6 दिखाने के बाद हम दोबारा इसमें एक्शन ले आएंगे। अच्छा, तो कुछ ऐसा इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं? 25 एपिसोड्स का एक स्क्रिप्ट आता है, ठीक है। अब वो जब एग्जीक्यूट होता है, फॉर एग्जांपल उसने, बल्कि मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, मानी उसको प्रोड्यूस करा था, हीरा मानी वाला मानी जी। उसमें एक लाइन राइटर ने लिखी कि हफीज़ डिफरेंट दरवाज़ों को नॉक करके चिप्स के पैकेट बेचता है। ओके, हफीज़ ठीक है। डिफरेंट दरवाज़ों को नॉक करके चिप्स के पैकेट ये कितनी, इसने कितनी लाइन ली होंगी लिखने में? एक लाइन ली दो होगी या ना, एक, हाँ। एक लाइन में लिखा हुआ ये बात कि हफीज़ डिफरेंट दरवाज़ों को नॉक करके चिप्स के पैकेट बेचता है। अब डिफरेंट दरवाजे कितने हो सकते हैं? 3 तो होंगे मिनिमम, ठीक है, यानी 2 तो फिर हो गया ना, एक वो साइड एक ये साइड, 3 का मतलब कि एक बैलेंस साइड हो गई। तो अब मैं शूटिंग करने गया तो मैंने एक दरवाज़ा उसने नॉक किया, टक 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 दरवाज़ा खुला, हमने दूसरा बंदा नहीं दिखाया साइड, हमने सिर्फ हफीज़ को दिखाया, हाँ भाई भाई ये चिप्स के पैकेट है, इसमें ये वो है, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, कट, ओके। अब हम दूसरे सीन पे गए, दरवाज़ा अब मास्टर खुला, अब दोनों लोग नज़र आ रहे हैं, भाई ये चिप्स के पैकेट है, नहीं चाहिए, बंद। अब हम तीसरी दफ़ा गए, उसने खिड़की नॉक की, खिड़की खुली, सिर्फ बंदा आया, तो नहीं चाहिए, चलो दफ़ा हो जाओ। अब ये शूट करने में टाइम लग गया, तो जब मैं मानी के पास आया, मैंने बोला, कह रहा यार बहुत टाइम लग गया। मैंने कहा हाँ यार वो डिफरेंट दरवाजा, कह रहे लेकिन हम तो यूँ कर लेते हैं यार, जल्दी कर लेते हैं। मैंने बोला कैसे जल्दी करते हैं यार, जब दोनों साइड की शूट करेंगे, उधर भी लाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, यूँ भी होगा, लिखी भी वो एक लाइन है, लेकिन शूटिंग तो उसकी पूरी होनी है ना। सही बात है। इसी तरह जब स्क्रिप्ट हमारे पास एक राइटर एक 4 लाइनें लिख देता है कि यार ये इस तरह का एक छोटा सा मोंटा, लेकिन वो शूट में तो पूरा होता है प्रॉपर। तो कभी कभी ये होता है कि जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं ड्रामे की, तो वो सीन शूटिंग में लंबा हो जाता है, स्क्रिप्ट में छोटा होता है। तो जब इसी तरह वो कलेक्ट होते होते, हाँ, लेकिन ये नहीं कि कोई बहुत ही कोई 10 किस्तें ज़्यादा हो जाए, 3 किस्तें 4 5 किस्तें बढ़ जाती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा करने के बाद भी मतलब 2-3 किस्तें ही बढ़ती हैं। अब आप जिस बात करिए 10-10 किस्तों की, ये पता नहीं किस ड्रामे की आप बात करिए, ऐसा होता है। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है। मैंने ऑनेस्टली इस तरह नहीं सोचा था, बट आपने मुझे बताया कि एक लाइन लिखी वो एक लाइन है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में शायद उस एपिसोड के 15 मिनट लग जाए या क्या 7 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, लेकिन वो 3 मिनट फिर आगे एपिसोड में जमा हो जाते हैं। आई वाज बीइंग नाइस टू यू, मैंने आपको 15 मिनट का मार्जिन आगे फिर वो जमा हो जाते हैं, फिर वो अगली एपिसोड के 1-2 सीन वो जमा हो जाता है करते करते। तो आपकी 2-3 एपिसोड या बहुत मैक्स जो है ना 4 एपिसोड। ये भी एक रीज़न है कि किस्तें क्यों बढ़ रही हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने ये बात बताई। हम थोड़ा सा वो भी कहते हैं जहाँ थोड़ी एपिसोड बोर होने लगती है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं, या जब बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स या OST यूज़ कर रहे होते हैं। वो जो देखिए फोर्सली अगर बढ़ाई जाए, वो तो आप व्यूअर्स समझदार है, वो देख लेता है कि यार इसको जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है इसकी ड्यूरेशन पूरी करने के चक्कर में, या हो सकता है वो शूट ऐसा हुआ हो कि उसकी ड्यूरेशन कम हो गई हो और हम पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर थोड़ी सी जुगाड़े कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर नहीं टाइम। और बात करें क्या? मैं तो कर सकती हूँ, आप सोच लें। मेरे पास तो बहुत सवाल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला है, और आई नो कि आपके काफ़ी इस वक्त काम चल रहे हैं। जी जी। तो आपने नया सीरियल स्टार्ट कर दिया है, रमज़ान सीरियल? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी कास्टिंग हो रही है उसकी। ओके। जो मेन लीड्स पे अभी डिस्कशन चल रहा है कि कौन क्या कैसे है, मतलब फिर आप बोलेंगे कि यार ये तो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही नहीं लग रही, ये तो ये क्यों ले लिया। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि उस वक्त तो हम बोलेंगे, जब 3 इडियट्स में आमिर खान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बना था, 55 ईयर्स ओल्ड का है, किसी ने नहीं कहा यार इतने बड़े को क्यों नहीं बोला आपने?
नहीं, मैं तो उसको रिव्यू नहीं करती थी, अच्छा। शायद तो करती होती तो बोलती थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया रबिया कि आप बिल्कुल दूरबीन लगा के अब हमारा ड्रामा देखती हैं। सिर्फ मैं नहीं, सब देख रहे होते हैं, हाँ। मुझसे ज़्यादा तो ऑडियंसेस देख रहे हाँ, होते हैं। वैसे आप ऑडियंस का honestly बहुत बहुत बताएं, शुक्रिया। है ना, हम वो तो चीज़ें बनाते ही तो- ड्रामा आप लोगों के लिए हैं, ऑनेस्टली बताऊं, जाहिर है एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है, एक लोगों के लिए बनाते हैं, उनको पसंद आती है तो खुशी होती है, उनको पसंद नहीं आती तो कोशिश करते हैं यार और आगे इम्प्रूव करें कि नेक्स्ट टाइम ऐसी बनाएं कि पसंद आए सबको। नहीं, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम करते हैं और हमें सब चीज़ें आपकी बहुत पसंद आती हैं। चुपके चुपके ब्लॉकबस्टर, उससे पहले कश्फ का इतना अच्छा रिस्पांस था, एंड अभी दोबारा इज़ मेकिंग आई थिंक अ ह्यूज चेंज एंड समथिंग सो ग्रेट। आई मीन वी आर सो हैप्पी कि आपने ये प्रोजेक्ट चूज़ किया, आप उसको, और बहुत खूबसूरत बात मुझे लगती है कि उसमें बहुत एक मेन मैसेज है, उसमें कितने ढेर सारे छोटे छोटे मैसेजेस हैं और आप बड़ी खूबसूरती से उनको मैनेज करके हमें कम्युनिकेट करें। मतलब हम एपिसोड देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम उनको मिस करते हैं। जैसे पहले दो में वो पूरा आपने जो वो जब डेथ हो जाती है उसके बाद वो खाने का और सब कुछ, और वो बेटे का तरीका और दुनिया का एटीट्यूड टुवर्ड्स कलर की सिलेक्शन कि वो बेवा है, तो इतनी चीज़ें हैं और आप बड़ी सेंसिटिविटी के साथ उनको प्रोजेक्ट करें। सो वी आर थैंकफुल टू यू फॉर ऑल दिस हार्ड वर्क। कोशिश कर रहे हैं और इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। चीज़ें रह जाती हैं, कुछ मैंने सही गलतियाँ, बोला, गलत तो नहीं बोल नहीं दिया? थैंक यू कर रहा हूँ आपका कि छोटी मोटी गलतियाँ रह जाती हैं, जाहिर है परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। ये है कि अभी और इम्प्रूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा मेहनत करें। मेरे ज़्यादा सीरियल्स नहीं हुए हैं एज डायरेक्टर, जी। लगे हुए हैं, कोशिश कर लेकिन रहे बहुत हैं अच्छे इंशाल्लाह। सीरियल्स हैं जितने भी हैं, चाहे कोई एग्री करे ना करे किसी भी पॉइंट पे, बट ये हम नहीं डिनाई कर सकते दैट दे वर मैं मेरे स्क्रिप्ट सिलेक्शन में थोड़ा सा ये होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे स्क्रिप्ट सेलेक्ट किए जाएँ जिसका कोई मकसद हो, मतलब कोई ड्रामा देख के कोई बंदा अगर थोड़ा सा भी चेंज हो या थोड़ा सा भी सीखे, या क्योंकि जिस तरह के लोग मुझे मिलते हैं फिर वो बताते हैं मुझे, क्योंकि दोबारा का जितना बड़ा फीडबैक है, जी। मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग इस ड्रामे को इतना ज़्यादा देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे खुशी भी होती है। और ये भी अच्छा लगता है कि हाँ स्क्रिप्ट आते हैं बहुत सारे, जैसे जब मैं डायरेक्टर हूँ एमडी में, जी। तो स्क्रिप्ट ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, तो हम उसमें से चूज़ करते हैं यार कौन सा करना है। तो कोशिश यही होती है कि ऐसा ड्रामा चूज़ किया जाए जिसका कोई मकसद हो, खामखा ना हो। अगर कोई कॉमेडी है तो भी लोग देखें तो उसको एंजॉय तो करें कम से कम, और अगर सीरियस है तो उसमें कोई लेसन हो ऐसा कि उसको देख के लोग अपने आप को चेंज करें, अपनी राय चेंज करें। और दोबारा सरवत नज़ीर का स्क्रिप्ट है, सरवत नज़ीर बहुत बारीकी से बहुत अच्छा लिखती है, बिल्कुल। और मेरी कोशिश होती है जो मेरा राइटर है वो सबसे पहले खुश हो अपना ड्रामा देख के कि हाँ यार जो चीज़ मैंने लिखी थी वो उसने जस्टिफाई की है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू बॉस।